हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लोग चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ये थीम बी का पार्ट है। थीम बी है टैपेस्ट्री ऑफ पास्ट, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो थीम बी है ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो एक तरह से ऑफिशियली हमने क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है और अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री पे। पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी हम हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं तो हिस्ट्री है स्टडी ऑफ पास्ट। तो पास्ट की स्टडी बिना डेट के समझ के पढ़नी बहुत मुश्किल है। इस चैप्टर में हम गो थ्रू करेंगे, समझेंगे कि आखिर पास्ट के डेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बीसीई क्या होता है, सीई क्या होता है। प्लस अगर हिस्ट्री की पढ़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं तो यह बहुत इंपॉर्टेंट जानना है कि आखिर हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, कैसे पता चला हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में। वो जो टॉपिक डिस्कस करेगा वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। टाइमलाइंस, हिस्ट्री के टाइमलाइंस कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं और हिस्ट्री समझने के सोर्सेज क्या है, वो इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा हर एनसीईआरटी के चैप्टर के स्टार्टिंग में हम एक कोटेशन पढ़ते हैं फेमस राइटर के द्वारा, ये भी चैप्टर हम एक कोटेशन से शुरू करते हैं। कोटेशन है, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट। ये बात कहा है E.H. कार ने। E.H. कार कौन है? E.H. कार एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है और डिप्लोमेट है। E.H. कार क्या कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है वो एक तरह से अनएंडिंग हिस्ट्री है, वो एक तरह से अनएंडिंग डायलॉग है बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। तो प्रेजेंट में रह के हम पास्ट को एनालाइज करते हैं, पास्ट को स्टडी करते हैं। एक तरह से ये स्टडी डायलॉग के फॉर्म में होता है क्योंकि हम पास्ट से कुछ चीजें सीखते हैं और पास्ट हमारा प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस करता है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से कंबाइंड है। और ये जो इंटरेक्शन प्रेजेंट और पास्ट का है ये हमेशा चलता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के केस में भी अगर इंडिया की पॉलिटिक्स उठा के देख लेंगे तो बहुत सारी पॉलिटिक्स आजकल पास्ट पे बेस्ड है कि पास्ट में हम ये थे, हम इतने महान थे, आज हमने अपना कल्चर छोड़ दिया है। तो वो जो कल्चर जो हमने छोड़ दिया है या जो कल्चर की बात बहुत लोग कर रहे हैं, पॉलिटिशियन करते हैं, वो कल्चर कहां से आता है? वो पास्ट से आता है। तो प्रेजेंट के सिनेरियो, प्रेजेंट आज हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कभी मोनार्की था, आज जो हमारे वैल्यू सिस्टम है ये कहीं ना कहीं पास्ट में जो हमारे एक्सपीरियंस है, पास्ट के जो हिस्ट्री है वो शेप करता है। हिस्ट्री एक तरह से अनएंडिंग डायलॉग है। फ्यूचर जनरेशन होगा वो, उसके लिए आज जो हमारा टाइम है वो पास्ट होगा, वो आज के बेसिस पर फ्यूचर डिसाइड होगा जैसे पास्ट के बेसिस पर प्रेजेंट डिसाइड हुआ था। उसी तरह से बिटवीन सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे, ऑब्वियसली पास्ट हम स्टडी करते हैं अगर हिस्ट्री के फॉर्म में, हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में, तो हम ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करते हैं कि पास्ट में हमारी सोसाइटी कैसे थी, लोग के वैल्यूज क्या थे, गवर्नमेंट का सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक का सिस्टम क्या था, वो सारी चीजें। वी कैन फुली अंडरस्टैंड प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट, ये बहुत ट्रू है। आज को अगर सिर्फ आज से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो हमको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, क्योंकि जो आज हम हैं, हमारी सोसाइटी आज है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम आज है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो खाने पीने का तरीका हो, रहने सहने का तरीका हो, कपड़े पहनने का तरीका हो, ये कहीं ना कहीं पास्ट के एक्सपीरियंस के सेप या पास्ट के डेवलपमेंट से इंफ्लुएंस्ड है। बिना पास्ट को समझे प्रेजेंट को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब आते हैं बिग क्वेश्चन। ये चैप्टर क्या क्या बिग क्वेश्चन को एड्रेस करना चाह रहा है, जैसे कि हम हर एनसीईआरटी के शुरू में पढ़ते हैं जो बिग क्वेश्चन, और वी ट्राई कि बाय द एंड ऑफ द चैप्टर वी आर एबल टू आंसर दिस बिग क्वेश्चन, जो कि उठा रहा है ये फर्स्ट पेज हमारा चैप्टर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। अब जब हिस्ट्री की बात शुरू हो जाएगी, ठीक है, हिस्ट्री ईयर्स में हम मेजर कर सकते हैं, और क्या क्या तरीका है पास्ट के टाइम लाइन को मेजर करने का। क्या बहुत पुरानी, आज 2026 है, आज 2026 है, क्या 2026 साल पहले टाइम जीरो था, उससे पहले कोई टाइम नहीं था, क्या था? मतलब हिस्टोरिकल टाइम को मेजर कैसे किया जाता है? अगर आज 2026 है तो आज से 5000 पहले के डेट को हम क्या कहेंगे?
ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। उसी तरह से हाउ कैन वेरियस सोर्सेस हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री, उस तरह से दूसरे जो बिग क्वेश्चन है कि हिस्टोरिकल जो वेरियस सोर्सेज हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो इंस्क्रिप्शन है, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट है, या कोई फोकलोर है, या कोई स्टोरीज हैं, या कोई हमारे मिथ हैं, वो हमारा हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में कैसे काम आता है, मतलब कैसे मदद करता है वो हमारी हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव, और ऑब्वियसली हमेशा जैसे कि हमारे पापा, हमारे माँ बाप या हमारे दादा दादी हम लोग को कहानी शुरू सुनाते थे कि यार हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ करता था, हमारे टाइम में स्कूल ऐसा था, हमारे टाइम में टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, या हमारे टाइम में कहीं जाने के लिए हम पैदल जाया करते थे, या हम पास्ट में हम ऐसे खाना खाया करते थे। सो अब हमारे पास चलो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनसे पता चल जाता है, लेकिन फिर क्यूरियोसिटी होती है कि उनसे पहले क्या, उनके दादा दादी कैसे करते थे, या आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, या इनफैक्ट 5000 या 6000 साल पहले, 10,000 साल पहले ह्यूमन कैसे रहा करते थे, क्या उनका भी यही रहन सहन था या डिफरेंट था। ये सारी क्यूरियस वाली जो क्यूरियोसिटी वाली जो क्वेश्चन आती है, ये कोई भी थिंकिंग माइंड में आना बहुत ऑब्वियस है, और उसका आंसर फाइंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट के लर्निंग से ही हम अपने प्रेजेंट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला थीम है हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। ठीक है, अब क्या है, what is the earliest memory you can recollect? Do you remember how old you were at the time? Those memories together are the part of your past, maybe going 5 or 6 year back. So obviously ये क्लास 6 के बच्चों की बुक है, तो 5 से 6 साल पहले वो क्लास 1 में होंगे, उससे पहले की चीजें याद नहीं होती है। लेकिन अगर जो यूपीएससी जो क्लास 6 के स्टूडेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा 6 साल पहले की चीजें उनको याद होंगी। जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, मान लो जो 20 साल के हैं, या 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनको 20 साल 25 साल पहले की चीजें याद होंगी, मे बी 15 साल पहले की चीजें याद होंगी। तो हमारी जो पास्ट है वो हमारी मेमोरी से आती है। ठीक है, द अर्लीस्ट मेमोरी जो हमारी है, जो हम रिकलेक्ट कर सकते हैं, दोज मेमोरी टुगेदर द पास्ट ऑफ आवर पास्ट, तो वो जो मेमोरीज है वो हमारे पास्ट का हिस्सा है। How do you think understanding the past will help us understand the present world? अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, आपने कह दिया कि ठीक है, पास्ट के अंडरस्टैंड करने से प्रेजेंट के बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, बट कैसे होगा? सो ये हम एक्सप्लोर करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, सो अब आते हैं, चूंकि हिस्ट्री का चैप्टर है, पहला चैप्टर हिस्ट्री है हमारे क्लास 6 का। एक तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पहला चैप्टर है हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या? सो हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। तो ह्यूमन पास्ट के स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री जनरली किसी भी चीज के स्टडी होता है, जैसे जियोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्थ की हिस्ट्री स्टडी करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो यूनिवर्स की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे, लेकिन जो हम हिस्ट्री से कंसर्न है, ये हम ह्यूमन पास्ट की हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करके करेंगे। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट अर्थ हैज वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। अब ह्यूमन की हिस्ट्री बहुत पुरानी ना हो, बट अर्थ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो of which we humans occupy only tiny part, the most recent one। और यानी कि अर्थ की अगर हिस्ट्री देखोगे तो वो कम से कम 4.3 बिलियन ईयर पुरानी है, और ह्यूमन हिस्ट्री बहुत रीसेंट है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। अगर कोई सर्च करेगा कि इफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज 24 आवर, यानी कि अगर मान लो कि दुनिया सिर्फ 24 घंटे साल पहले बना, 24 घंटे पहले बना है, अगर पूरी दुनिया 24 घंटे पहले बनी है, तो जो ह्यूमन है, जो फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर है, वो 11:58 मतलब 2 मिनट पहले, जस्ट 2 मिनट पहले फर्स्ट ह्यूमन एंसेस्टर जो कि 2 लेग पे वॉक करते हैं, वो आए हैं। यानी कि एक तरह से वर्ल्ड की हिस्ट्री में ह्यूमन बहुत ज्यादा रीसेंट है। जो हम ह्यूमन जो दुनिया में भौकाल मचा रखे हैं, उनकी हिस्ट्री हम अर्थ के इतने पुराने नहीं है। अगर अर्थ की हिस्ट्री 24 घंटे की है, तो हमारी हिस्ट्री, पूरी ह्यूमन की हिस्ट्री, मतलब जब 2 पैर पे हमने चलना शुरू किया, वो सिर्फ 2 मिनट पुरानी है। तो ये काफी अच्छा है, गो थ्रू करना, मजा आएगा। ये एक तरह से क्लॉक
के फॉर्म में किया है कि अगर 12 बजे रात में 12 बजे अर्थ बना था, तो क्या है, तो अगर 12 बजे रात में अर्थ फॉर्म हुआ था सोलर सिस्टम से, तो एक तरह से सुबह 4 बजे फर्स्ट लाइफ आई थी, फर्स्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आए थे। और उसके बाद सोचो सुबह 4 बजे के बाद दिन में 1 बजे पहला कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म आया जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स थे। ठीक है, उसके बाद शाम में 5 बजे ऑक्सीजन लेवल सिग्निफिकेंटली ऑक्यूमुलेट हुआ एटमॉस्फेयर में, ताकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बनने के लिए रास्ता खुला। उसी तरह से आगे पढ़ना, और एक तरह से जो पहला हमारे एंसेस्टर जो कि 2 पैर पे चलते थे, एक तरह से जो हम कहते हैं ना बंदर हमारे पूर्वज थे, तो आज भी जो बंदर हैं या वो 4 पैर मतलब हाथ के भी सहारे चलते हैं, लेकिन फर्स्ट जो ह्यूमन के एंसेस्टर थे जो कि 2 लेग पे चलना शुरू किए थे, वो 11:58 पे आए थे। मतलब ऑलमोस्ट मतलब पूरी रात पूरा टाइम बीत गया है, लास्ट के 2 मिनट पहले वो 2 लेग पे चलना शुरू किए। और एक तरह से जो होमो सेपियंस है, जो कि मॉडर्न ह्यूमन के एंसेस्टर हैं, जो फर्स्ट टाइम अफ्रीका में आए थे, वो एक तरह से 2 सेकंड पहले आए हैं। मतलब उनकी हिस्ट्री सिर्फ 2 सेकंड पुरानी है, अगर पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री 24 घंटे की है। सो इतना ज्यादा रीसेंट है हम, जो रीसेंट बस टाइम ऑक्यूपाई करते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री का। तो ये एक तरह से एनसीईआरटी में वर्ल्ड का हिस्ट्री का एक तरह से डायग्राम बनाया गया है। तो ये सबसे फर्स्ट यहां पे एक तरह से अर्थ बना था हमारा। ये जो हम इस कलर में जो देख रहे हैं, ये बिलियंस ऑफ ईयर अगो है, जो लाइट ब्लू में देख रहे हैं। उसके बाद ये जो ब्लू वाला है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहे हैं। और ये जो हमारा ग्रीन कलर है, ये हमारा ईयर्स अगो की बात हो रही है। ठीक है, 1 मिलियन हमारा होता है 10 लाख 10 लाख ईयर अगो होता है। और एक बिलियन हमारा, अगर 1 बिलियन को करोड़ में कन्वर्ट करोगे, इन करोड़ करोगे तो 100 करोड़ होता है। तो 1 बिलियन 100 करोड़ हुआ। तो फर्स्ट यानी कि ये 4.3 बिलियंस अराउंड फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गॉड 4.5 टू 4.6 बिलियन ईयर पहले हुआ था। तो 4.5 हो गया तुम्हारा। 4.5 लेके चलते हैं कि इस टाइम अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। फिर 4.6 लेके चलते हैं यहां पे। 4.6 पहले अर्थ बना था, उसके बाद 4.54 ये यूनिवर्स का स्टार्टिंग है। सॉरी, ये यूनिवर्स का स्टार्टिंग है। ये एक तरह से यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुई थी। यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई थी 13.13 बिलियन ईयर पहले। फॉर्मेशन ऑफ, अगर यूनिवर्स देखेंगे तो ये 13.8 बिलियन ईयर पुराना है हमारा यूनिवर्स। तो ये वाला जो टाइमलाइन है, यहां हम बात कर रहे हैं एक तरह से, ये 13.8 से सारी चीजें शुरू हुई, जो कि हम कहते हैं कि बिग बैंग हुआ था। उसके बाद से सारे स्टार्स बने, फिर प्लैनेट बनी, और उसी तरह से गैलेक्सीज का फॉर्म हुआ। सो सारी चीज की शुरुआत 13.8 बिलियन पहले एक बड़े धमाके से हुई, जिसको बिग बैंग कहा जाता है। उसके बाद चलता गया, टाइम चलता गया, और 4.54 बिलियन ईयर पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर सिंगल फर्स्ट सेल ऑर्गेनिज्म आए। उसके बाद 2.3 बिलियन ईयर पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया। उसके बाद उससे पहले जो लिविंग सेल थे वो ओशंस में रहते थे। तो एक तरह से जो कहा जाता है कि लाइफ की शुरुआत ओशन वाटर से हुई, जो हमने वाटर वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो फेमस लाइन था कि लाइफ की शुरुआत वाटर से हुई, क्या पता इसका अंत भी वाटर से हो जाए। तो लाइफ की जो शुरुआत हुई थी, फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुए थे, वो ओशन में हुए थे। उसके बाद 2.3 बिलियन ईयर पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बना। तो एक तरह से मतलब लैंड पे लाइफ डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म सेट हुआ। उसके बाद 1 बिलियन साल पहले, यानी 100 करोड़ साल पहले, फर्स्ट बैक्टीरिया आया, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए, जो हमारे स्पॉन्जेस एंड फंगाई हैं। और फिर कोरल्स आए। ये सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आए, जो कि
अब ये वाला बिलियन ईयर्स था, ये 700 मिलियन ईयर्स, यानी कि 700 मिलियन कह सकते हो 0.7 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते गए उसके बाद हमारे फिश आया, उसके बाद इंसेक्ट और एम्फीबियंस आए। मतलब सबसे पहले जो लाइफ की शुरुआत हुई सी में हुई। सी में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, फिर सी में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बने, जो कि बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर है। उसके बाद जो फंगाई बना या कोरल्स बने, ये मल्टीसेल्युलर है। उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स बने जो कि रिप्रोडक्शन करते थे, फिशेस बनी, यानी कि वर्टिब्रेट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, वर्टिब्रेट स्पाइनल होते हैं वर्टिब्रेट्स। देखो एनिमल्स, बर्ड एंड फिश दैट हैज बोन अलोंग द बैक। तो जो हमारा ये जो पीछे का बैक का बोन है, ये फर्स्ट टाइम बना हमारे इसमें फिशेज आए जो कि वर्टिब्रेट्स आए, जिनमें बैक वो बोन का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद फिर फिश इवॉल्व हुई, फिर शार्क बनी। शार्क एक तरह से प्रेडेटर है जो दूसरे फिशेस को खाता है। उसके बाद 300 मिलियन ईयर पहले रेप्टाइल्स और डायनासोर का युग आया। ठीक है, उसके बाद फिर हिस्ट्री में आगे बढ़ गए कि डायनासोर आए, फिर उनमें से कोई डायनासोर फेदर्स डेवलप किए होंगे। फिर बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ जो कि इनिशियली ग्लाइड करते थे, फिर फ्लाई करने रहे। उसके बाद फिर मैमल्स आए। मैमल्स कौन है? मैमल्स आर द एनिमल्स जो कि लाइव वन को बर्थ करते हैं। इससे पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, चाहे वो डायनासोर ही क्यों ना थे, वो अंडा देते थे। मैमल्स आर द फर्स्ट मैमल्स आर द ऑर्गेनिज्म जो कि एग नहीं ले करते हैं, जो डायरेक्ट लाइव वंस को ले करते हैं। तो यहां पे फिर जाके बर्ड्स के बाद फिर मैमल्स आए। उसके बाद 100 मिलियन ईयर पहले फ्लावर्स आया। मतलब फ्लावर एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्लांट मान लो, कि सिंपल प्लांट की जगह अब प्लांट का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि फ्लावर है, वो आए। फिर बीज आए अर्थ पे, एक तरह से फ्लावर के पॉलिनेशन में मदद करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री आगे बढ़ी तो आज से एक तरह से 10 मिलियन साल पहले, यानी कि कहीं दाई से 1,000 10,00,000 10,00,000 करोड़, यानी 1 करोड़ साल पहले प्राइमेट्स आए। ठीक है, प्राइमेट्स कौन होते हैं? तो बंदर वाले जानवर, एनी एनिमल दैट बिलोंग टू ग्रुप दैट इंक्लूड्स ह्यूमन, मंकीज एंड एनिमल मंकीज, यानी बंदर टाइप के जो जानवर होते हैं, जो हमारे एक तरह से पूर्वज होते हैं, जो कि हाथ है, फेस है, इस तरह से बैठ सकते हैं, लटक सकते हैं। प्राइमेट्स आए हमारे कुछ 1 करोड़ साल पहले। ठीक है, उसके बाद 1 मिलियन ईयर पहले, यानी 10,00,000 साल पहले फायर का खोज किया ह्यूमन ने। उसके बाद 3,000 साल पहले, जस्ट 300 हजार साल पहले होमोसेपियंस आए। होमोसेपियंस एक तरह से हम लोग भी जो हैं, हम लोग होमोसेपियंस हैं। हम होमोसेपियंस हम लोग पढ़ेंगे आगे कि स्पेसिफिक चीज है होमोसेपियंस में जो कि हमें डिफरेंट करता है जनरल प्राइमेट से। ठीक है, जो कि एक तरह से फिर होमो इरेक्टस होते हैं जो कि 2 पैर पे चलते हैं, तो वो आए एक तरह से 100,000 साल पहले। उसके बाद राइटिंग जब आई वो सिर्फ 6,500 साल पुरानी है। यानी जो फर्स्ट राइटिंग का जो मतलब हमें एविडेंस मिला है वो अराउंड 6,500 ईयर्स पहले है। तो ये एक तरह से कंप्लीट हिस्ट्री है कि कहां से यूनिवर्स की शुरुआत हुई, यहां पे अर्थ की शुरुआत हुई, फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म, फिर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, फिर वर्टिब्रेट्स जिनके ब्लैक बोन होते हैं। उसके बाद शार्क्स आए, एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रेडेटर्स हैं, कॉम्प्लेक्स शिप हुई। फिर धीरे धीरे एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो कि पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। तो मतलब सबसे पहले पानी में रहते थे, फिर ऐसे जानवर आए जो बीच बीच में लैंड पे भी आने लगे, फिर वैसे जानवर आए जो कंप्लीटली लैंड पे आते थे, जैसे कि डायनासोर, बर्ड्स। लेकिन अभी भी जो जानवर थे वो एग ले करते थे। फिर आए मैमल जो कि एग ना लेकर के लाइव वंस को डायरेक्ट जन्म देते हैं। उसके बाद फिर 100 मिलियन ईयर्स पहले फ्लावर्स और बीज आए। उसके बाद फिर आए प्राइमेट्स जो कि बंदर के तरह दिखने वाले हमारे पूर्वज हैं। उसके बाद ये एक तरह से 10 मिलियन ईयर पहले आए। उसके अलावा 1 मिलियन ईयर पहले फायर का इन्वेंशन हुआ। ह्यूमन ने फर्स्ट टाइम फायर को कंट्रोल किया, जो फायर का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद एक तरह से
उससे पहले हम डर के रहते थे, फायर के इन्वेंशन के बाद दूसरे जानवर हमसे डर के रहने लगे। और उसके बाद 300,000 साल पहले होमो सेपियंस आए, जो कि मॉडर्न ह्यूमन के डायरेक्ट पूर्वज हैं, ठीक है। और 6,500 ईयर्स पहले राइटिंग्स का एविडेंस, फर्स्ट राइटिंग का फॉर्म, मतलब एक तरह से देखो निशान और चिन्ह केव में तो बहुत पहले ही बना लेते थे, बट फॉर्मल राइटिंग की एक तरह से प्रॉपर किंग का नाम हुआ, किंग की हिस्ट्री हुई या कोई ऑर्डर्स हुआ, इसका रिटन फॉर्म का जो एविडेंस है वो एक तरह से 6,500 ईयर पहले ही आया है, ठीक है। तो टाइमलाइंस ऑफ द फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेज ऑन द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। मेनी पीपल स्टडी हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हिस्ट्री का स्टडी एक तरह से जेनरिक है, जनरल फॉर्म है। हम जो हिस्ट्री की बात करते हैं वो ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं, बट कोई अर्थ की भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, कोई यूनिवर्स की भी हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो मेनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि अर्थ की हिस्ट्री पढ़ते हैं। सम ऑफ देम आर ट्रेन टू अनकवर द सीक्रेट लेफ्ट बीनीथ द अर्थ surface and help us learn from the past, and also some of them are trained to uncover the secret left beneath the earth's surface and help us understand about the past and also about its past and also our past. So जो historians है, जो ऐसे people हैं जो कि अर्थ की हिस्ट्री स्टडी करते हैं, ये एक तरह से अर्थ के मतलब बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की खुदाई करके वहां से एविडेंस निकालते हैं, जिससे वो अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, प्लस हमारी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो अर्थ की हिस्ट्री एज अ होल और हमारी हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ये बात पढ़ते हैं, तो इसमें आते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है, पैलेंटोलॉजिस्ट हुए, जियोलॉजिस्ट हुए, पैलेंटोलॉजिस्ट हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए और आर्कियोलॉजिस्ट हुए। अब ये सारे लोग वो हैं जो कि हिस्ट्री स्टडी करते हैं, बट इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, आइए देखते हैं। सो ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर। अब देखो ये वाले जो जियोलॉजिस्ट हैं ये क्या स्टडी कर रहे हैं, ये रॉक स्टडी कर रहे हैं। ये जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं ये एक तरह से जमीन की खुदाई में यहां पे इसको कुछ मिला होगा, ये पढ़ के अपना नोट्स बना रहा है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये एक तरह से ट्राइबल पीपल से स्टडी करके इनके बारे में जान रहे हैं। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये भी खुदाई करके चीजों के बारे में जान रहे हैं। तो क्या होता है, ऑब्जर्व दिस 4 पिक्चर एंड द एक्टिविटी इन्वॉल्व फ्रॉम द टॉप। अब जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट जैसा वर्ड सजेस्ट करते हैं, जियो वर्ड अर्थ से रिलेटेड है। सो स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक सॉइल, स्टोन्स, हिल एंड माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस एंड अदर पार्ट ऑफ द अर्थ। तो जैसा हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, हमने ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में पढ़ा, हमने ज्योग्राफी में माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, ओशंस के बारे में पढ़ा। तो जब किसी चीज के बारे में पढ़ते हो तो क्वेश्चन आता है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसी हुई, क्या हमेशा से ये ऐसे था या विद द टाइम चेंजेस आया। तो वो लोग जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स को स्टडी करते हैं, जैसे सॉइल के बारे में, स्टोन्स के बारे में, हिल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, सीज के बारे में और अदर पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में, ऐसे लोगों को जियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट होते हैं अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, अर्थ के बारे में, ठीक है। इसी तरह से इनका यूज होता है, जैसे कहीं भी डैम बनना होता है या कहीं भी खुदाई होती है तो कहीं ना कहीं जियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, क्योंकि इनको रॉक, सॉइल और हिल्स, माउंटेन्स के बारे में बहुत सारी बातें पता होती हैं। फिर आते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, स्टडी द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं ये एक तरह से प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन के रिमेन्स को स्टडी करते हैं फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर अगो इन द फॉर्म ऑफ द फॉसिल्स। सो वो वाले लोग जो कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले, जैसे कि मान लो कि हमें कैसे पता चला कि 300 मिलियन पहले डायनासोर हुआ करता था। सो उनका रिमेन होगा अर्थ में कहीं दबे हुए, उनका कोई रिमेन, उनकी हड्डी, इस तरह से उनके फॉसिल उन चीज को कहते हैं, पास्ट के रिमेन, एनिमल या प्लांट के रिमेन को, जो अर्थ के नीचे दब के एक तरह से प्रिजर्व हो गए। मतलब
चूंकि अर्थ के नीचे ये दब गए थे तो एक तरह से इनका शेप और इनका साइज एक तरह से प्रिजर्व हो गया। तो जो लोग इसको स्टडी करके, यानी कि ये अल्टीमेटली पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने हमें इन सब चीज के बारे में बताया कि अच्छा इतना साल पहले हमें जो जानवर दिखे वो बहुत बड़े बड़े थे, तो उनको डायनासोर इतने साल पहले थे। फिर उनको कहीं पे शार्क के रिमेन्स पता होंगे, कभी फर्स्ट फिश का रिमेन्स पता होगा, फिर उसके बाद उसकी स्टडी करके उसका टाइम पीरियड फाइंड किया होगा, तब ये वाला टाइम पीरियड बना है। ठीक है, तो इट इज मिक्स ऑफ बोथ, जाके देखना और उसका साइंटिफिक स्टडी। सो पैलियोंटोलॉजिस्ट बेसिकली फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, चाहे वो फॉसिल प्लांट का फॉसिल हो या एनिमल का हो या ह्यूमंस का भी क्यों ना हो, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर पुराना है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट एक तरह से प्राइमेट्स थे वो एक तरह से 10 मिलियन साल पहले आ चुके थे, जो बंदर के फॉर्म में हमारे पूर्वज थे। फिर आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है, तो एक तरह से जियोलॉजिस्ट, एकदम ही बहुत ज्यादा पास्ट, जब हो सकता है लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट ना करता हो, उसको स्टडी करते हैं कि अर्थ कैसे बना, माउंटेन कैसे बना, ओशंस कैसे बने। जब ओशन बनेगा तभी लाइफ फॉर्म होगा। तो और जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है ये उसके बाद के भी टाइम पीरियड, उसके बाद के टाइम पीरियड को स्टडी करते हैं, जबकि एनिमल, प्लांट और ह्यूमंस आ गए थे अर्थ में। ठीक है, तो उनके फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर। सो एक बार जब पहले ह्यूमन आ गए, तो पहले तो सिंपल ह्यूमन अलग अलग रहते थे, एज अ हंटर, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में रहते थे, बट विद द टाइम ह्यूमन की सोसाइटीज फॉर्म हुई, मतलब ह्यूमन एज अ ग्रुप रहने लगे, आपस में ह्यूमन का इंटरेक्शन बढ़ा, तो ह्यूमन ने सोसाइटीज फॉर्म की। सोसाइटी फॉर्म होती है जिसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहता है, चाहे वो फैमिली का स्ट्रक्चर हो या एक कोई लीडर होगा, उसके लोग होंगे, या ग्रुप ऑफ पीपल, ट्राइबल्स होंगे। तो ह्यूमन की सोसाइटी और ह्यूमन, और फिर एक बार जब ह्यूमन सोसाइटी के फॉर्म में रहने लगेंगे तो उनके बीच के आपसी इंटरेक्शन से एक कल्चर डेवलप होता है। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग ऑन कि वो किस ज्योग्राफिकल फीचर्स में हो गया, हो सकता है जंगल में जो ह्यूमन है उनका कल्चर अलग डेवलप होगा, जो कोस्टल एरिया में जो ह्यूमन सोसाइटीज होगी उनका कल्चर अलग डेवलप होगा। उनके लिए सी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो जंगल में है उनके लिए हो सकता है ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो ह्यूमंस में भी मान लो स्क्यूमस जो कि बर्फीले जगह पे रहते हैं, तो उनकी एडेप्टेबिलिटी, उनका कल्चर डिफरेंट होगा। सो ऐसे लोग जो कि ह्यूमन की सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं ओल्डेस्ट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक, यानी आज भी बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, अंडमान एंड निकोबार में सेंथलीज ट्राइब है या दूसरे ट्राइब्स हैं जो कि अभी भी, जो कि हजारों साल पहले का कल्चर जिनका प्रिजर्व है। ऐसे सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को जो लोग स्टडी करते हैं वो हैं हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो जो स्टैंडर्ड हमारी मूवी में दिखाते हैं, जो कि ममीज मूवी में नहीं दिखाते हैं, पिरामिड में गए, वहां खुदाई किए, कुछ निकल गया भूत, और तो वो जो बंदे जाके अर्थ को खोद के अलग अलग स्ट्रक्चर निकालते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिन्होंने स्टडी फाइंड किया, वो थे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप द रिमेन्स दैट पीपल, प्लांट एंड एनिमल लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, सो पैलियोंटोलॉजिस्ट है, ये प्लांट, एनिमल और ह्यूमन के फॉसिलाइज्ड रिमेन को स्टडी करते हैं, जबकि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये दूसरे रिमेन्स को भी, जैसे बस ह्यूमन के को स्टडी नहीं करेंगे, ह्यूमन ने जो पास्ट में स्ट्रक्चर बनाया था या प्लांट के वजह से प्लांट या एनिमल जो कि रिमेन्स पीछे छोड़ गए हैं, उन सारी चीज को स्टडी करते हैं, सच एज tools, pots, beads, figurines, toys, bones, teeth of animals and humans। तो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन की खुदाई करते हैं और ये पास्ट के ह्यूमंस और पास्ट के प्लांट और एनिमल के रिमेन को स्टडी करते हैं। जैसे कि अब क्या क्या चीजें इनको जमीन के अंदर दबी हुई मिल सकती हैं, जैसे पॉट्स मिल सकते हैं, बीड्स मिल सकते हैं, बीड्स एक तरह से माला जो मोती टाइप का होता है, या कोई फिगर मिल सकता है, कोई मूर्ति मिल गई, टॉयज मिल सकते हैं, बोन्स मिल सकते हैं। और ये सारे चीजें क्लियर होंगे जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो तुम ये सारे का एग्जाम्पल देखोगे। ठीक है, उसी तरह से बर्न्ड ग्रेन्स के रिमेन्स को ये स्टडी करते हैं, और पार्ट ऑफ हाउसेस ऑफ ब्रिक्स अमंग अदर। और हाउसेस के स्ट्रक्चर कैसे थे पहले,
उनका ब्रिक का स्ट्रक्चर कैसे था, ये सारे चीज जो स्टडी करते हैं वो है आर्कियोलॉजिस्ट। सो आर्कियोलॉजिस्ट अब देखो ये क्या करते हैं कि ह्यूमन के रिमेन्स स्टडी तो करते ही है, प्लांट एनिमल्स, उससे पता चलता है हम लोग की, जैसे मान लो कि आज से 2000 साल पहले की कोई सोसाइटी मिली, जमीन में दबी मिली, तो वहां पे वो खुदाई करेंगे, वहां पे ह्यूमन को देखेंगे, तो उससे पता चलेगा अच्छा ह्यूमन का शेप, ह्यूमन इस तरह के होते थे, उनके सामान देखेंगे कि उनके साथ क्या क्या सामान बरी था, तो उससे पता चलेगा कि उनके वहां पे उस टाइम का मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोग कैसे ज्वेलरी यूज करते थे। वहां पे फिर उनको एनिमल्स का रिमेन्स मिलेगा, तो पता चलेगा उस सोसाइटी में कैसे एनिमल्स थे जो पालतू थे, कैसे एनिमल्स लोग रखते थे या पाला करते थे, कौन से एनिमल्स नोन थे उस टाइम के पीपल के लिए, कौन से एनिमल्स का रिमेन नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं कि मे बी वो एनिमल उन लोगों को नोन नहीं थे या उस सोसाइटी का पार्ट नहीं थे। उसी तरह से जो बर्न्ट ग्रेन मिलते हैं, जो देखो अगर नॉर्मल ग्रेन रहेगा तो वो एक टाइम के बाद डिकम्पोज होकर खत्म हो जाएगा, तुमको उससे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी जो ग्रेन जल जाता है, आप देखो इसका कितना इंपॉर्टेंस है, कभी भी जो ग्रेन जल जाता है तो उसका ऑर्गेनिक पार्ट जल गया लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम रहता है, तो तुमको उस जले ग्रेन से वो डिकम्पोज नहीं होता, तो तुम हमें पता चल जाता है कि अच्छा उस टाइम के लोग वीट खाते थे या उस टाइम के लोग राइस खाते थे या उस टाइम के लोग का खाना पीना क्या था, कौन सा ग्रेन्स खाते थे, मक्का खाते थे कि क्या खाते थे। तो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं, ये है हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब यहां पे हमने जो पढ़ा था पैलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स को पढ़ते हैं, तो व्हाट इज फॉसिल्स? फॉसिल्स आर द इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट और पार्ट ऑफ द प्लांट और एनिमल दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन द लेयर्स ऑफ द सॉइल रॉक। सो बहुत प्लांट या एनिमल्स अगर कभी गिर गए और भूकंप आ गया या कोई भी जिसके वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, या तो उनका बोन या रिमेन पता चलता है, उसको फॉसिल्स कहते हैं, या मान लो उनका बोन डिकम्पोज भी हो जाता है तो उनका स्ट्रक्चर वहां पे रह जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को भी स्टडी करके उसका साइज, उसका टाइप, वो सारी चीजें पता कर लेते हैं। तो अगर फॉसिल्स देखना है इस तरह का दिखेगा फॉसिल्स, जो ये ह्यूमन के रिमेन में भी, अब जैसे कि ये वाला फॉसिल्स है हमारा, ये नया प्रॉब्लम आ गया है, ओपन है इमेजिन न्यू टाइप। अब देखो ये जो फॉसिल्स था, तो मे बी यहाँ हड्डी वड्डी सब डिकम्पोज हो गया बट उसका स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो तुम कह सकते हो अगर तुमको भी दे दिया जाए अच्छा ये एक जानवर का लग रहा है जिसका ये चोंच था, तो तुम इससे ये वो कंक्लूड कर सकते हैं अच्छा ये एक जानवर था जिसका ये ना हेड होगा, ये उसका चोंच था, देखो उसका एक ना पंजा भी था, उसके पैर भी थे, यानी कि उसका पीछे का 2 पैर था और 2 आगे का लिम्ब था, ये हाथ थे, तो मे बी, और इस तरह का स्ट्रक्चर है तो मे बी इसके ऊपर पंख होंगे उसके, तो इस तरह से वो फॉसिल्स या रिमेन। तो अगर बोन रहा तो वेल एंड गुड, बोन नहीं भी रहा तो उसके इम्प्रिंट से बहुत चीजें पता चल जाती है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम, एक तरह इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। तो फॉसिल इज इंप्रेशन ऑफ फुटप्रिंट और पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड प्रिजर्व विद इन द लेयर ऑफ द सॉइल एंड रॉक, तो उसको हम फॉसिल कहते हैं। तो ये वाला किसी ना किसी सॉइल के अंदर ही मिला होगा हमें। ठीक है, क्लियर हो गया कि अब ये सारे जो महान लोग हैं ये असल में यही लोग हैं जिनके स्टडी और जिनके फाइंडिंग्स के बेसिस पर हमने पूरी अर्थ की हिस्ट्री या पूरी ह्यूमन की हिस्ट्री या पूरी सोसाइटी की हिस्ट्री हम लिख पाए हैं या समझ पाए हैं, जितनी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कंटिन्यूअस है, जैसा कि नहीं जो ईजी जो एक हमारे जो EH कार्ड ने कहा था कि ये अनएंडिंग डायलॉग है, यानी कि ये जो डेवलपमेंट है ये एंड नहीं हुआ, अभी भी नए नए फाइंडिंग्स आते हैं जिसके बेसिस पे हिस्ट्री में नई नई चीजें, नए नए डेट्स, नए नए मतलब ऑर्गेनिज्म, नए नए एनिमल्स अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, नई नई सोसाइटीज अपडेट होती रहती हैं। अब आते हैं फिर हाउ इज टाइम मेजर्ड इन द हिस्ट्री, की हिस्ट्री में टाइम को कैसे मेजर किया जाता है, लेट्स स्टडी दैट। ठीक है, सो एक जस्ट सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले एक डेफिनेशन है एरा, अ डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो एरा होता है एक नहीं कहते काल, एक युग, हिंदी में उसका शायद युग है, तो एरा एक डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम को कहते हैं। अब एरा का कोई लेंथ फिक्स नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि 100 साल के पीरियड को ही एरा कहते हैं या 1000 साल के या लाख साल के या करोड़ साल के पीरियड को करते हैं। एरा
एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा वो एरा होगा जब क्वीन विक्टोरिया का राज था, तो उस टाइम के कल्चर, उस टाइम की पॉलिटिक्स को विक्टोरियन एरा कहते हैं। उसी तरह से तुम डायनासोर का जो टाइम पीरियड था, जब बड़े बड़े डायनासोर अर्थ पे चल सकते हैं, उसको तुम डायनासोर का एरा कह सकते हो, यानी कि वो टाइम पीरियड जब डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। तो एरा हमेशा हमेशा एक एक डिस्टिंक्ट फीचर से डिफाइन किया जाता है। तो जैसे विक्टोरियन एरा तुम विक्टोरियन क्वीन के हिसाब से डिफाइन कर दिए है, डायनासोर के एरा को तुम डायनासोर के बेसिस पे डायनासोर्स के बेसिस पे डिफाइन कर दिया है। उसी तरह से मेडिवियल एरा होता है। मेडिवियल एरा उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं जबकि किंग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, मोनार्क, कैसल, वो जो घोड़े वोड़े पे तलवारबाजी चलते थे, वो मेडिवल एरा था। मॉडर्न एरा हम उसको कहते हैं जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब मॉडर्न आइडियाज आए, जब डेमोक्रेसी का आइडिया है, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, जो कि आज हमारे मॉडर्न लाइफ का पार्ट है, तो वो मॉडर्न एरा है। तो एरा हमेशा एक टाइम पीरियड है जिसका लेंथ फिक्स नहीं है, बट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फिक्स है। उसी तरह से मे बी स्टीम, जब स्टीम इंजन बहुत थे तो उसको एक एरा डिफाइन कर सकते हो। अभी का जब से इंटरनेट आ गया, वो एक तरह से तुम कह सकते हो इंटरनेट का एरा है, डिजिटल एरा है। इसी तरह से जब भी कोई भी हिस्ट्री के तुम पार्ट को अगर किसी एक कोई भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं तो उसको हम एरा कहते हैं। तो एक तरह से पीरियड, डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ टाइम है। डिस्टिंक्ट उसको कोई एक इसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताता, उसको डिस्टिंक्ट बनाता है दूसरे इससे। जैसे कि एक एरा होगा आइस एज का एरा, यानी वो एरा जिसमें अर्थ, मोस्ट ऑफ द अर्थ आइस से कवर्ड थी। ठीक है, तो एरा का आइडिया क्लियर हो गया। एरा का पीरियड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसकी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक होगी जो कि तुम डिफाइन करते हो, हम डिफाइन करते हैं, डिपेंडिंग ऑन कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो एक तरह से हम ब्रिटिश एरा कहोगे, हिस्ट्री में कहेंगे तो क्या है ब्रिटिश एरा? वो 200 साल जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे। ठीक है, कोई बोलेगा मुगल एरा, तो वो टाइम पीरियड जब मुगल शासन करते थे इंडिया पर। ठीक है, ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। अब सभी सोसाइटी और कल्चर का अगर आपस में इंटरेक्शन नहीं करते तो सब टाइम को मेजर करने का अपना तरीका डेवलप करते देते हैं। मेजर इवेंट सच एज बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन or start of a ruler reign have often marked the beginning of a new era. New era मतलब न्यू टाइम पीरियड, यानी कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सन का बर्थ होता था या तुम्हारा कोई रूलर का रेन शुरू होता था, तो एक तरह से उसको तुम्हारा वो फिर मार्क करता था बिगनिंग ऑफ एरा। तो पहले जब कोई भी किंग बनता था, क्योंकि उतना हिस्टोरिकल अपकीप नहीं थे, तो मान लो हो सकता है गुप्ता पीरियड आया, गुप्ता का किंग आया, तो उन्होंने अपना टाइम पीरियड शुरू कर दिया कि जो फर्स्ट किंग बना गुप्ता का वो है फर्स्ट ईयर, और उसके बाद फिर साल चलेगा। मे बी शाका जो रूलर थे, उन जो कैलेंडर, शाका कैलेंडर हम फॉलो करते हैं इंडिया में, वो जो शाका रूलर थे उनके जब रेन स्टार्ट हुआ था उससे वहां से उसकी शुरुआत हुई थी, उस टाइम पीरियड की शुरुआत हुई थी। उसी तरह से जो कि मॉडर्न टाइम पीरियड है, जिसको ग्रेगोरियन टाइम पीरियड कहते हैं, वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से शुरू हुआ था। सो आज जो मॉडर्न टाइम पीरियड में, ये जो मेरे लैपटॉप में ये जो डेट है 2026 है, और जो टाइम है ये जो 2026 वाला एरा है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का एरा है, जो कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से शुरू हुआ था। तो कोई भी मेजर इवेंट, कोई भी मेजर पर्सन का बर्थ या कोई भी किंग का रूल के रेन से एक एरा की शुरुआत हो जाती है, होती थी पहले पास्ट में। तो पास्ट में जब सोसाइटी, इंटरनेट से सोसाइटी कनेक्टेड नहीं था, तो हर सोसाइटी, हर पर्टिकुलर वर्ल्ड, इंडिया में भी हमारे अलग अलग कैलेंडर देखोगे तो उन सब की शुरुआत एक कोई ना कोई किंग के, कोई ना कोई रूलर के रेन से शुरू हुई थी। ठीक है, तो एट प्रेजेंट द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज कॉमनली यूज्ड इन वर्ल्ड वाइड। तो ऑब्वियसली ब्रिटिश ने पूरी दुनिया पे राज किया था, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के राज से एक तरह से यूनिफॉर्मिटी उन्होंने दे दी। आज ब्रिटिश का राज नहीं है, बट उन्होंने जो यूनिफॉर्मिटी दी उसको हम सब फॉलो करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, पूरा वर्ल्ड एक
कनेक्टेड फील करता है। जैसे 2026 है तो हमारे लिए भी 2026 है, अमेरिका के लिए भी 2026 है, यूरोप में भी 2026 है, ऑस्ट्रेलिया में भी 2026 है। तो एक यूनिफाइंग फैक्टर है डेट का, टाइम का, ठीक है। अगर मान लो कि लेकिन फिर एक कल्चरल कैलेंडर भी होता है कि मुस्लिम अपना अलग कैलेंडर फॉलो करते हैं, हिंदू अपना अलग कैलेंडर फॉलो करते हैं, तो वो इंडिविजुअली कम्युनिटी का अपना कैलेंडर हो सकता है। बट एज अ होल, एज अ वर्ल्ड लेवल पे जनरली जो मोस्ट एक्सेप्टेड कैलेंडर है वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। इज कॉमनली यूज वर्ल्ड वाइड साइड बाय साइड विद हिंदू, मुस्लिम, ज्यूइश, चाइनीज, और ऑब्वियसली हर कम्युनिटी की अपनी अलग कैलेंडर होती है विच मस्ट हैव बीन स्टार्टेड एट द टाइम। जैसे हो सकता है मुस्लिम मतलब एट द टाइम ऑफ द मतलब कोई भी एक मेजर हिस्टोरिकल इवेंट या कोई भी एक मेजर हिस्टोरिकल पर्सनालिटी या किंग के रेन के शुरुआत, बर्थ पे या रेन के उनके राज के शुरुआत से स्टार्ट हुआ होगा वो स्पेसिफिक कैलेंडर, ठीक है। Another calendar also for calculating the dates of the festival and other auspicious events. So obviously मुस्लिम में जैसे कि मान लो कि रमजान रोजा कब रखना है, उसका टाइमिंग जो मुस्लिम कैलेंडर है उसके हिसाब से, यानी ईद कब पड़ेगा उसके हिसाब से डिसाइड होती है। उसी तरह से हमारा हिंदू कैलेंडर है जिससे दिवाली किस दिन पड़ेगी या कोई भी पूजा का या कोई भी इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम वो स्पेसिफिक अपना स्पेसिफिक कम्युनिटी या रिलीजन का कैलेंडर फॉलो करते हैं। और जो वर्ल्ड पे एज अ जेनरिक हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ग्रिगोरियन कैलेंडर क्या है? ग्रिगोरियन कैलेंडर का ऑफिशियल डेफिनेशन देख लो। द कैलेंडर नाउ यूजेस द वर्ल्ड ओवर। ये अब जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो हमारा डेट टाइम मोबाइल में या लैपटॉप में जो भी देखते हो, ये जो कैलेंडर है ये है ग्रिगोरियन कैलेंडर। पता नहीं, इसको मैं जॉर्जियन कैलेंडर पहले पढ़ता था, बट ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। द कैलेंडर नाउ यूजेस द वर्ल्ड, इट हैज 12 मंथ्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये 12 मंथ का कैलेंडर है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। 365 डे होता है और बीच बीच में लीप ईयर आता है। तो 365 डे जनरली नॉर्मल ईयर में होता है और जो भी लीप ईयर होता है उसमें 366 डे होता है। यानी नॉर्मल ईयर में फेब में 28 डेज होता है और जो एक एक्स्ट्रा डे आता है 366 डे, वो फेब मंथ में ऐड कर देते हैं, 29 डे होता है जो लीप ईयर होता है। ये क्यों? ठीक है, लीप ईयर एवरी ईयर हर चार साल पे आता है लीप ईयर। हाउएवर द सेंचुरी ईयर, फॉर एग्जांपल 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2000 आर लीप ईयर ओनली इफ दे आर मल्टीपल ऑफ 400। सो नॉर्मल जो ईयर है एवरी 4 ईयर, इसका मतलब लीप ईयर जनरली कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ईयर को तुम 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो तुम्हारा लीप ईयर है। जैसे मे बी 2024 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2024 लीप ईयर होगा, ठीक है। और लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन तुम्हारा है जो तुम्हारा सेंचुरी वाले ईयर होते हैं, जैसे 1800, 1900, 2000। यहां पे हम 4 से ना डिवाइड करके यहां से हम 400 से डिवाइड करते हैं। अगर ये 400 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये वाले लीप ईयर होंगे, अगर नहीं हो रहे हैं तो लीप ईयर नहीं होंगे। सो इन द 3 सेंटेनरी, जो 3 सेंटेनरी हैं, सेंटेनरी ये होते हैं जो कि सेंचुरी वाले ईयर होते हैं, 1800, 1900, 2000 अबव ओनली 2000। ये जो 2000 है दैट इज अ लीप ईयर, क्योंकि ये सिर्फ 400 से डिवाइडेड है। 18 वाले और 19 वाले 400 से डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 400 मतलब 0 कट जाएगा, तो 18 4 से डिवाइडेड नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है, 19 4 से डिवाइडेड नहीं है, लीप ईयर नहीं है। और इसका अगर 400 का 20 हटा दो तो 24 से डिवाइडेड है, तो ये लीप ईयर है। और जो नॉर्मल ईयर है जैसे 2024 है, तो सिंपली तुम 2024 को कोई भी कैलकुलेटर खोलो, जैसे 2024 लिखो, डिवाइड करो 4 से। अगर रिजल्ट तुम्हारा कंप्लीटली कोई रिमाइंडर नहीं आता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप ईयर था। लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी जैसे 2025 है, अगर ये डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, डॉट आ जाता है, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं था, ठीक है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर का। तो जनरली हम लोग पढ़ते थे कि 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर, लेकिन उसमें जो सेंचुरी वाले ईयर होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, तो वो याद रखना, ठीक है। और ये लीप ईयर क्यों होता है जस्ट मैं बता देता हूं, आगे जब अगर कभी आएगा तो उसको फॉर्मली एड्रेस कर लेंगे। क्या होता है कि जो सन का एक ईयर होता है जब अर्थ एक कंप्लीटली रिवॉल्यूशन करता है सन के अराउंड। अब वो जो सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन करता है वो एग्जैक्टली 365 डेज में नहीं करता है, वो 365 डे और 6 आवर्स में करता है, 6 घंटे में करता है। तो वो 6 घंटा को ना कहीं पे
नहीं कैलकुलेट करते, वो 6 घंटा रख लेते हैं। तो जब 4 बार आता है तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 4 साल के बाद वो 6 घंटा एक्स्ट्रा, फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा, फिर 6 घंटा एक्स्ट्रा करके 4 साल के बाद 24 घंटा एक्स्ट्रा आ जाता है। तो उस 24 घंटे को फिर ऐड कर देते हैं लीप ईयर में, जिससे क्या होता है कि हमेशा वो जो सर्कुलेशन होता है वो सिमिलर रहेगा। तो इससे तुम्हारा इस एडजस्टमेंट के वजह से विंटर हमेशा दिसंबर में आएगा, समर हमेशा जो तुम्हारा जून जुलाई में आता है। तो जो सीजन का जो टाइम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि सीजन डिपेंड करता है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन से। तो वो रिवॉल्यूशन एग्जैक्टली 365 डेज में नहीं होता है, 365 डे 6 आवर में होता है। लेकिन अगर तुम वो 6 आवर को कहीं भी अकाउंट नहीं करोगे तो वो 6 आवर एक्यूमुलेट करते करते धीरे धीरे सीजन शिफ्ट करता जाएगा तुम्हारा ईयर के हिसाब से। तो उस सीजन शिफ्ट ना करे, हमेशा सीजन कांस्टेंट रहे, यानी एक स्पेसिफिक टाइम पे अर्थ सन के एक स्पेसिफिक जगह पे ही रहे। इसके वजह से हर 4 साल के बाद एक दिन हम ऐड कर देते हैं, ताकि ओवरऑल जो रिवॉल्यूशन अराउंड का जो टाइम रहे वो सेम रहे। ठीक है, तो जो वो 6 आवर हर साल एक्स्ट्रा होता है वो हम बचा के रखते हैं, और हर 4 साल पे जब 24 घंटा वो हो जाता है तो एक दिन ऐड कर देते हैं फेब में, और वही हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, इन द वेस्ट द अब आते हैं कि अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में पढ़ते हैं जो वेस्ट में। तो ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, यानी मेनली ब्रिटिश का स्टार्टिंग। इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर फॉर जीसस क्राइस्ट बर्थ हैज जनरली बीन टेकन टू बी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कैलेंडर। तो ऑब्वियसली जब भी वेस्ट में जब हिस्ट्री लिख रहे थे, या जब डेट कैसे डेट रखा जाएगा उसके लिए वो एक तरह से कन्वेंशन सेट कर रहे थे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या लोगे ये तुम पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई रूलर रहेगा वो बोलेगा मेरा जब से राज आया वो स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरे से पहले निगेटिव में ले लो, मेरे से आगे पॉजिटिव में ले लो। जो उस टाइम के जो वेस्टर्न पीपल थे, उस टाइम क्रिश्चियनिटी वहां काफी डोमिनेंट रिलीजन था, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ था उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। तो ठीक है, to be the starting point of the calendar. Years are counted forward from this point and used to mark with AD. So जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया, उसके आगे मतलब उसके फॉरवर्ड जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो साल थे उनको मार्क किया गया एडी। इट इज अ एब्रिविएशन इन द लैटिन फ्रेज दैट रिवर्स टू द ईयर्स आफ्टर द जीसस बर्थ। तो एडी एक तरह से लैटिन फ्रेज है। अगर मैं यहाँ पे एडी का फुल फॉर्म दूंगा, एडी फुल फॉर्म, सो एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी से एडी आया। इसका लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। सो एक तरह से ये मान के चल रहे हैं कि जीसस के बाद जो भी साल है वो एक तरह ईयर ऑफ द लॉर्ड है, मतलब वो उसके बाद जीसस का साल शुरू होता है। तो उन्होंने ये कन्वेंशन दे दिया था, जो कि इनिशियली हम फॉलो करते थे एडी। तो एडी एनो डोमिनी है, लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, तो जीसस आफ्टर Latin phrase that refers to the year after the Jesus birth. However, this is now called the common era. Obviously, फिर जब लेकिन जब कोई चीज भी यूनिवर्सली एक्सेप्ट होने लगती है तो फिर दूसरे रिलीजन के लोग बोलते हैं यार जीसस जो नहीं फॉलो करते हैं, ताकि किसी को वो ना लगे कि कोई अपने रिलीजियस वाली चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। तो अब एडी ना कह के उसको सीई के नाम से हम जानते हैं, कॉमन एरा। स्टार्टिंग अभी भी जीसस के बर्थ को ही हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, लेकिन उसको एडी ना कह के उसको सीई कह देते हैं। यानी कि अब जो अभी 2026 है, इट इज नथिंग बट 2026 सीई। सीई मतलब कॉमन एरा। तो जो भी जिस एरा में हमें एक तरह से कॉमन एरा, इसको कॉमन एरा कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1947 जब देश आजाद हुआ था, कैन बी रिटन एज 1947 एडी। तो जनरली अगर नहीं लिखा है एडी या कुछ, तो वो एडी ही है, मतलब सीई है, मतलब तुम्हारा कॉमन एरा ही है। ठीक है, तो इसको तुम 1947 को 1947 सीई भी लिख सकते हो, 1947 कॉमन एरा है। सिमिलरली द ईयर बिफोर द कन्वेंशनल डेट फॉर द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड। सो जीसस के बर्थ के प्रीवियस वाला जो ईयर है उसको फिर बैकवर्ड ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पता नहीं, मतलब एंड पता नहीं है कि फ्यूचर कहां तक जाएगा, तो वो एक
स्टार्टिंग तुम जीसस के बर्थ से कर लो और आगे अपना टाइम बढ़ाते रहो। अभी 2026 है, 2027 आएगा, फिर 3026 आएगा, 3027 आएगा, वो बढ़ता रहेगा। उसी तरह से प्रीवियस पास्ट का भी ईयर फिक्स नहीं होता है टेक्निकली। आज हमें पता चला है कि जो सोसाइटी है 6000 साल पहले, कल को पता चल सकता है कि 7000 साल पहले, तो इसलिए हमने पास्ट को भी एक तरह से इस एरो लाइन से डिफाइन करते हो। तो एरो हमेशा क्या होता है, एरो मींस उसका कोई एंड नहीं है, वो कंटिन्यूअसली तुम इधर से तुम पास्ट में टाइम बढ़ाते रहो 1 2 3 4 ईयर, लेकिन बस उसमें क्या होता है, कन्वेंशनल डेट फ्रॉम द बर्थ ऑफ जीसस आर काउंटेड बैकवर्ड, फिर वहां से तुम बैकवर्ड काउंट करते हो एंड यूज टू बी मार्क्ड विथ बीसी। पहले उसको बीसी कहा जाता था, यानी बिफोर क्राइस्ट जो बीसी था, लेकिन अब उसको, अब चूंकि हम एडी को सीई कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं, तो अब इसको हम बिफोर कॉमन एरा कह देते हैं, यानी बीसीई कह देते हैं, बिफोर कॉमन एरा। तो यानी कि 560 बीसीई इज एन अप्रोक्सीमेट डेट ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो 560 बीसीई गौतम बुद्ध का बर्थ है। तो उसको अभी से कैसे पता करोगे, यानी कि वो जीसस के बर्थ से 560 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी जीसस का बर्थ उनसे 560 साल बाद हुआ है गौतम बुद्ध के जीसस का बर्थ। ठीक है, whom we will meet in chapter 7। चैप्टर 7 में गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो दैट वाज, तो उसका कैलकुलेशन अभी हम नीचे में देखेंगे। सो एक तरह से फिर से इसको समझ लेते हैं जस्ट इजी में। सिंपल जो हमारा टाइम है, फिर से बताता हूं कि जो टाइम अभी के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो टाइम एक तरह से, टाइम क्या है, इनफाइनाइट, मतलब एक तरह से प्रवाहित है, कोई एंड नहीं है। लेकिन इसका हमने एक सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लिया जो जीसस का बर्थ है। इसके बाद वाले टाइम को, इधर वाले टाइम को हम पहले उसको एडी कहते थे, जिसका हमें एनो वो है ईयर ऑफ लॉर्ड, लेकिन अब उसको हम सीई कहते हैं, यानी कि कॉमन एरा। तो ये जीसस का बर्थ वाला को 1 मान के चलते हैं, कोई जीरो नहीं है यहाँ पे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो जीरो ईयर, देयर इज ईयर 1। तो 1 जो है वो कॉमन है तुम्हारा एक तरह से सीई में, और इसके बाद वो 1 बीसीई, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 1 साल पहले। तो अभी हम लोग क्या है, अगर हम लोग 2026 में है तो दिस इज 2026 सीई, ये 2026 कॉमन एरा है। अगर 1947 में इंडिया आजाद हुआ था तो ये, सॉरी भाई ये तो ब्लंडर है, एक सेकंड इसके लिए 10 नंबर मेरे काटे जाएंगे ये पिक्चर में। 1947 में 1947 में इंडिया आजाद हुआ था, तो 1947 सीई ये कॉमन एरा है। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे 1 सीई है, कॉमन एरा। उसके बाद इनके पहले वाले ईयर को कहते हैं 1 बी सीई। पहले बीसी कहते थे, बिफोर क्राइस्ट, लेकिन अब कहते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो एनबीसी। तो इसी तरह से जो हमारे गौतम बुद्ध का बर्थडे था वो कब था, 560 बीसी में। तो यहां पीछे, यहां कहीं 560 बीसीई होगा, जिसमें गौतम बुद्ध का हमारा बर्थडे था। गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये हमारा टाइमलाइन है। तो इधर के टाइमलाइन को सीई कहते हैं और इस तरफ के टाइमलाइन को बीसी कहते हैं। तो इधर का भी 1 2 3 4 बढ़ता है, 1 होगा, 1 है, फिर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और इधर उल्टे डायरेक्शन में 1 2 3 4 बढ़ता है। ये सिमिलर है तुम्हारा जो नंबर का लाइन सिस्टम होता है, लेकिन वहां फर्क होता है, नंबर के लाइन सिस्टम में 0 से 1 2 3 4 होता है, और यहां पे भी उल्टा भी 1 2 3 4 जाता है, लेकिन यहां पे सबके सामने नेगेटिव साइन लगा रहता है। तो यहां 1 से शुरू होता है और ये तुम्हारा 1 2 3 4 जाएगा, लेकिन उसको फिर तुम बीसी कह देते हो, बिफोर कॉमन एरा कह देते हो। और यहां पे इस डायरेक्शन में भी 1 2 3 4 जाएगा, लेकिन ये तुम्हारा सीई है। तो अब अगर अभी हम पूछेंगे कि क्या बोलते हैं इससे टू, अब मान लो कि डिफरेंस देखो, अब मान लो कि 1 बीसीई है और 1 सीई है। ठीक है, अब 1 या 2 सीई है,
जैसे 1 सी, ये 1 सी है, ये 2 सी है, इसको नीचे देख लो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अगर हमें टाइम बांटना है, बस ये सीख लो, फिर एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे। यानी कि 1 कॉमन एरा है जब जीसस क्राइस्ट का बर्थडे था, और ये है मान लो कि 2 CE। अब बीसी में क्या होगा, यहां पे 1 BC होगा और ये 2 BC होगा। तो अगर 2 कॉमन एरा और 2 BC के बीच में ईयर देखेंगे तो कितना है, ये वाला एक जो सेक्शन है वो 1 ईयर है, ये 1 ईयर हो गया, ये 1 ईयर हो गया, ये 1 ईयर हो गया। ठीक है, तो अब इसको ऐड करोगे तो नॉर्मली तुम इधर और इधर को तुम ऐड कर देते हो टोटल में, तो 2 प्लस इधर BC था 2, तो ये 4 हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 3 है, 3 ईयर है। क्यों ये 4 ना होके ये 3 इसलिए है क्योंकि यहां पे कोई जीरो नहीं है। ठीक है, तो वो सिंस जीरो मिसिंग है, एक नंबर मिसिंग है इस टाइमलाइन में, तो इसलिए हमको एडजस्ट करना पड़ता है -1 इक्वल टू 3 ईयर्स। तो जब भी तुम जैसे कि कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा के बीच में तुमको निकालना है कि कितना ईयर है, तो तुम सिंपली क्या करते हो, दोनों को ऐड करो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 सब्ट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइमलाइन में कहीं जीरो नहीं है। अगर यहां पे जीरो हुआ करता, तब देखो जीरो होता तो यहां पे 1 CE होता, यहां पे 2 CE होता, यहां पे 1 BCE होता, यहां पे 2 BCE होता। तो इसके बीच में देखो 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर फिर 4 का डिफरेंस होता। लेकिन ये चूंकि जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे रियल टाइमलाइन में, 1 ही एग्जिस्ट करता है, जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है। मे बी वो चाहते नहीं होंगे कि जीरो से रिप्रेजेंट करे जीसस के बर्थडे को। तो हमारा इसलिए जब भी ईयर कैलकुलेट करना पड़ता है पास्ट का कि तो अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, और पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि 556 कितना साल पहले गौतम बुद्ध हुए थे। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें यहां करना है, अभी हम 2026 कॉमन एरा में है, और वो है हमारा जो गौतम बुद्ध का बर्थडे है वो तुम्हारा 560 BC है। ठीक है, तो सिंपली हम करेंगे 2026 को ऐड करेंगे 560 से, और चूंकि जीरो नहीं एग्जिस्ट करता तो एक नंबर हम इसको घटा देंगे। तो आओ अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। काश हम शकुंतला देवी होते तो अभी तुमको कट आंसर दे देते। सो तो तुम्हारा ईयर है यानी 2026, तो माइनस मत कर लेना क्योंकि ये टाइमलाइन में वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये बिफोर कॉमन एरर का बात है, तो इसलिए दोनों सेपरेट है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐड करके ही पता चलेगा। तो इसमें ऐड कर लो 560, ये हो गया इतना, और उसमें एक साल का तुम्हारा एडजस्टमेंट होगा -1। तो यानी कि गौतम बुद्ध आज से 2585 2585 ईयर्स पहले पैदा हुए थे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि कैसे अगर तुमको डिफरेंस निकालना है, अगर एक डेट सी में दे रखा है, एक डेट BC में दे रखा है, उन दोनों के बीच का नंबर ऑफ ईयर निकालना है, सिंपली दोनों डेट को ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी ईयर है वो निकल जाता है। 1 सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर का टाइमलाइन है देयर इज नो जीरो। 1 CE से शुरू होता है और फिर पीछे 1 BC में चला जाता है। चीजें क्लियर है? तो ये आ गया हमारा, तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स अगो? तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट वाज नथिंग बट 2585 ईयर्स अगो। अब देखो एनसीईआरटी सेम कैलकुलेशन सिखाएगा, लेट्स गो थ्रू इट। Such calculation are simple, but there is a catch. In the Gregorian calendar, there is no zero year. तो जैसा हमने डिस्कस किया था, in Gregorian calendar there is no zero year. The year 1 CE follows immediately the year 1 BCE. तो जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि 1 CE के बाद डायरेक्ट 1 BCE आ जाता है, तो कोई जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, 1 BCE. Draw the simple timeline marking every year
2 BC or 2 CE, you will see because of the absence of the year 0, only 3 years have passed between those 2 years. So obviously ये वाले में clear है हम लोग को कि ये क्या कर दूं, हाँ, so तो जैसा हमने यहाँ पे टाइमलाइन बनाया था कि अगर 2 CE और 2 BC के बीच में 1, 2, 3 से 3 ईयर है, ठीक है, तो वही बात यहां बता रहा है 3 ईयर है पास। देखो ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ करो तो ये सब तुमको आना चाहिए। ये मैं करके इसलिए बता रहा हूं बिकॉज यू शुड नो एज यूपीएससी एस्पिरेंट एंड क्लास 6 स्टूडेंट ऑल्सो, ये तुम्हारा पार्ट है। तुमको इस तरह से कभी कंफ्यूजन है तो ऐसे करके तुम खुद से ये फॉर्मूला निकाल सकते हो कि अच्छा इसको करके -1 से एडजस्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। Only 3 years have passed between these two dates. So to calculate the number of years between BCE date and the CE date, you should add them but subtract 1. In the above case, 2 plus 2 minus 1 is equal to 3 years. Practice the few example in your classmate. For example, to return to the question about the Buddha, suppose we are now in 2024. तो ये जब बुक लिखी गई थी ये 2024 में लिखी गई थी, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि नया एनसीईआरटी आया है 2024 में, इसलिए 2024 में। तो अगर 2024 है तो बुद्धा वॉज बॉर्न इन 560 प्लस 2004 माइनस 1 यानी 2583 ईयर्स अगो। लेकिन चूंकि अब 2024 से 2 साल और बीत चुका है तो इसलिए हमारा आंसर 2085 आया था। चीजें क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एनसीईआरटी में ये वाला जो टाइमलाइन है ये और ये टाइमलाइन तुमको एक पेज में ऐसे करके देखेगा, बट यहाँ पे तो ये जस्ट एग्जांपल है। तो यानी कि तुम्हारा ये टाइमलाइन है, तो एक तरह से टाइमलाइन के इस तरफ में तो हमारा बीसी है, जो बीसी वाला टाइमलाइन है, एक तरह से राइट टू लेफ्ट हमारा बीसी वाला टाइमलाइन चलता है। तो ये 14,000 बीसी है, ये 40,000 बीसी। 40,000 बीसी में क्या था, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉक आर्ट जो वर्ल्ड में मिले हैं, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ रॉक आर्ट वो 40,000 बीसी में मिले हैं। सो 40,000 बीसी से एक तरह से हमारे पूर्वज रॉक पे कलाकारी करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। सो मे बी बच्चे जो दीवार वॉल दिखते ही पेन लेके उस पर घसना शुरू कर देते हैं, वो एंसेस्टर, वो डीएनए की मेमोरी है उनकी, पास्ट की, हमारे पूर्वजों की मेमोरी जो उनमें आ जाती है और वो शुरू कर देते हैं रॉक देखे नहीं कि उस पर कलाकारी, ठीक है। सो 40,000 ईयर पहले फर्स्ट एग्जांपल है रॉक आर्ट। मे बी अगर कोई नया एग्जांपल मिल जाए तो ये टाइमलाइन पीछे भी शिफ्ट हो सकता है। तो याद रखना ये सारी चीजें डायनेमिक है। अभी तक जो फाइंडिंग हुई है वो 40,000 ईयर पहले तक के रॉक आर्ट मिले हैं। मे बी कल को कोई और पहाड़ की खुदाई हो जाए, वहां पे इससे भी पुराना रॉक आर्ट मिल जाए, तो दैट इज, इसलिए ये टाइमलाइन क्या है, ये एक फ्लोइंग है, यहाँ पे चीजें ऐड होती जाती हैं, ठीक है। फिर इधर 300 बीसी, 300 बीसी क्या था जो यहाँ पे इस बुक में हमने देखा था कि 300 बीसी में हमारे होमोसेपियंस जो कि मॉडर्न ह्यूमन के वंशज हैं, जो कि 2 पैर पे चलते थे, जो कि मॉडर्न ह्यूमन के वंशज है, क्योंकि बंदर और हमें डिफरेंसेस है ना। तो हमारी जो स्पीशीज है हम पढ़ेंगे जब हम बायोलॉजी का सेक्शन थोड़ा पढ़ेंगे कि होमोसेपियंस क्या होते हैं। तो होमोसेपियंस जो हैं वो जो मॉडर्न ह्यूमन है एक तरह से वो 300,000 साल पहले आए थे। तो 300,000 साल पहले ह्यूमंस आए और मे बी 300,000 साल पहले 260,000 साल तक उन्होंने सीखा होगा कुछ, और उसके बाद 40,000 साल पहले उन्होंने कलाकारी शुरू कर दी आर्ट पे, एक तरह से लिखने का या ड्रॉ करने की एबिलिटी, ठीक है। उसी तरह से ये टाइमलाइन अगर इधर देखोगे तो तुम्हारा यहाँ पे और इस वाले से करके देखते हैं, इसी से करके देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे हैं 2026 में, ऑब्वियसली 2000 सीई था, उसके आगे 2026 हो गया, और पीछे जाएंगे तो ये तुम्हारा 1 सीई है जब जीसस का बर्थ हुआ था। फिर 2000 बीसी में तुम्हारा 2000 बीसी से थोड़ा पहले तुम्हारा इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने पीक पर था। तो ये कोई एक डेट नहीं होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कोई फॉर्म में चला था। ये जो डेट सिंबलाइज करता है ये उसके पीक सिंबलाइज करता है, जब वो एकदम अपने मैक्सिमम, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन होती है वो शुरू में करती है, फिर अपने पीक पर पहुंचती है और फिर उसका डिक्लाइन आता है। तो ये जो पीक है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। 4000 साल पहले से थोड़ा पहले एक तरह से कॉपर मेटलर्जी शुरू हो गई थी। ह्यूमन ने कॉपर
बनाना शुरू कर दिया था। सो उसको कॉपर एज भी कहते हैं उसके बाद के टाइम में। उससे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी मेसोपोटामिया में, एक तरह से वर्ल्ड का फर्स्ट सिटीज जो मेसोपोटामिया में बना था, उससे पहले 6000 बीसी, मतलब जीसस क्राइस्ट से 6000 साल पहले। सो अगर ये 6000 बीसी है और अभी 2000 है, तो एक तरह से 8000 ईयर पहले की बात कर रहे हैं। तो अगर ये 8000 बीसी है, मतलब हम 10,000 ईयर पहले की बात कर रहे हैं। तो ये याद रखना, क्योंकि इसके आगे 2000 साल बीत चुके हैं सीई के। तो अगर 6000 बीसी है तो 2000 सी है, तो टोटल 8000 साल बीत गया। अगर 8000 बीसी है तो यानी कि अभी 2000 साल एक तरह से मोटा मोटी बीत गया है, तो टोटल 10,000 साल पहले बीत चुका है। तो आज से 8000 बीसी में फर्स्ट सेटलमेंट, बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। इसलिए एक शायद बाहर की एक मूवी भी है 10,000 बीसी। तो 10,000 बीसी यहाँ पे है। तो उस टाइम पे यानी कि आज से एक तरह से 10,000 साल पहले या तो 8000 बीसी में फर्स्ट सेटलमेंट आया था। मतलब ह्यूमन घूम ने पहला सेटलमेंट बताया था। सेटलमेंट होता है एक तरह से परमानेंटली एक जगह पे रहना शुरू किया था। उसी तरह 12,000 बीसी में एंड ऑफ आइस एज हुआ था, क्योंकि इससे पहले 12,000 बीसी यानी आज से 14,000 साल पहले एक तरह से अर्थ जमी हुई थी, आइस एज था। तो इसलिए सेटलमेंट और एग्रीकल्चर का उतना स्कोप नहीं था। जब एक बार आइस एज का एंड कर जाता है तो आइस मेल्ट करता है, ज्यादा सॉइल होती है, मतलब तो रिवर्स आती हैं, लेक्स बनते हैं, तो फिर सेटलमेंट का, एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। ठीक है, तो क्लियर है टाइमलाइन। अब टाइमलाइन पता चल गया, एरो के फॉर्म में होता है, क्योंकि इधर भी अंतहीन है, इधर भी अंतहीन है। बिग बैंग से चीजें शुरुआत हुई, बट क्या पता उससे पहले एक और यूनिवर्स हो। ठीक है, जस्ट बी क्यूरियस। ठीक है, अब टाइमलाइन हमने पढ़ लिया, यानी कि फिगर 4.3 में ये जो 4.3 में ये जो टाइमलाइन हमने पढ़ा है, इसी टाइमलाइन की बात कर रहे हैं। 4.3 ये वाला टाइमलाइन और ये टाइमलाइन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। द टाइमलाइन is a convenient tool to mark such event। तो टाइमलाइन एक तरह से टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को टाइमलाइन कहते हैं। कि मतलब टाइमलाइन इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम हो गया। ये बहुत इजी हो जाता है। अब अगर मैं तुम्हें मुंह से बताऊं कि अच्छा इतना साल पहले बीसीसी, तो बहुत ना चीजें क्लियर नहीं होंगी, बट टाइमलाइन देख के बहुत चीजें इजी होंगे। अच्छा ये यहां से इधर की बात चल रही है, यहां से इधर की बात चल रही है, तो इवेंट को, इंपॉर्टेंट इवेंट को टाइमलाइन पे प्लेस करना बहुत इजी होता है। तुम उसी हिसाब से डिस्टेंस, तो जो इवेंट क्लोज है एक दूसरे से, जैसे कि यहाँ पे हम 2000 और ये बहुत कम डिस्टेंस है, तो पता है कि हमें 2026 से बहुत कम टाइम पास हुआ है। इन दो के बीच में ज्यादा डिस्टेंस है, तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मतलब हिस्टोरिकली वो दोनों इवेंट ज्यादा अपार्ट थे। ठीक है, तो एक तरह से टाइमलाइन इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क सच इवेंट एज इट शोज अ सीक्वेंस ऑफ डेट्स एंड इवेंट कवरिंग ओवर एनी पर्टिकुलर पीरियड। सो एक पर्टिकुलर पीरियड पे कौन कौन इवेंट कैसे हुआ था, इसका ग्राफिकल, एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ही टाइमलाइन है। तो टाइमलाइन एक तरह से टूल है जिसमें तुम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ग्राफिकली सीक्वेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेट एंड इवेंट्स covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the present time. So तो ideally जो टाइमलाइन शुरू होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये वाले यहाँ पे अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं, तो ये कहां पे शुरू हुआ था, ये एक तरह से बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मतलब अगर ह्यूमन टाइमलाइन की बात करते हैं, जो फर्स्ट ह्यूमन आए वहां से चीजें शुरू हुई होंगी, दैट इज द बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रेजेंट। और अभी का टाइमलाइन 2026 पे एंड कर जाता है, क्योंकि फ्यूचर अभी आया नहीं है। ठीक है, विद अ फ्यू इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स, और उसमें तुम लैंडमार्क्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नोट दैट द डॉटेड पोर्शन मार्क्स द स्किप पीरियड। सो यहां पे जो तुमको ये वाला कंटिन्यूअस पीरियड है, तो मतलब यहां पे तुमको हर डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है ईयर के, लेकिन अगर तुम यहीं पे ऊपर की बात करो तो ये डॉटेड है, तो यहां पे फिर प्रोपोर्शनल नहीं रहा है, क्योंकि 40,000 के बाद फिर इधर तुम 50 आते, 60 आते, ऐसे 300 पहुंचते पहुंचते ना, मतलब 4 5 10 20 पेज हो जाता। तो हमने डॉटेड कर दिया एक तरह से, यहां पे ईयर मतलब कुछ ईयर हम खा गए। ठीक है,
सो डॉटेड रिप्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं। उसी तरह 14,000 15 16 ना लिख के हमने बस डॉट 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 दिखा दिया कि वो चल रहा है और उसके बाद चीजें ये है। तो इट्स सिंपल बस टाइमलाइन का रिप्रेजेंटेशन है। डॉटेड का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर जैसे कि मैं टाइमलाइन अगर तुमको नंबर बताऊं तो डॉटेड का रिप्रेजेंटेशन ये है कि मुझे अगर नंबर पे 0 से लेकर मान लो कि 10,000 तक मैं टाइम नंबर अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं स्टार्ट करूंगा कि अच्छा ये 0 है, ये 1 है, ये 2 गया, ये 3 गया, इस पे मैंने इंपॉर्टेंट चीजें मार्क की, फिर मैं ना ऐसे डॉट डॉट कर दूंगा और फिर यहाँ पे मैं मे बी आ गया 100। तो ये जो मैंने टाइम स्किप किया है तो डॉट सिंबलाइजेस दोज स्किप पीरियड, यानी कि यहाँ पे तो हर चीज प्रोपोर्शनल है, हर एक सेंटीमीटर के बाद में भी एक नंबर बढ़ा है, लेकिन डॉट मतलब यहाँ 3 के बाद मैं स्किप कर देता हूँ 100 पे, फिर यहाँ पे मे बी 101 लिख दूंगा, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होगा 102 लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा, यहाँ पे मे बी यहाँ पे आ गया मैं 1000 पे, फिर यहाँ पे जो दूसरा होगा वो 1001 होगा। तो ये जो स्किप होता है चाहे वो नंबर लाइन में हो चाहे वो तुम्हारे टाइम पीरियड में हो, वो स्किप, वो जो डॉट है वो स्किप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब क्लियर है ये डॉट डॉट का मतलब क्या है। सो नो द डॉटेड पोर्शन मार्क द स्किप पीरियड, अदरवाइज दिस टाइम पीरियड वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 3 मीटर्स लॉन्ग। तो ये जो टाइम पीरियड जैसा चल रहा था यहाँ पे कि हर एक सेकंड, ये वाले टाइम पीरियड में यानी हर मतलब 2000 ईयर पर एक था, तो 300,000 पहुंचते पहुंचते 3 मीटर लॉन्ग हो जाता। ठीक है, अब ये तुम्हारा एक तरह से एक और वही टाइमलाइन का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इस तरह का कोई आदमी एग्जाम में तुम ड्रॉ नहीं कर सकते हो, बस इस तरह का टाइम पीरियड जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे वो तुम एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया है सिंपल, एक टाइम पीरियड एक सिंपल लाइन है, ये एक तरह से 2000 सीई, हम लोग यहाँ पे 2026 में कहीं होंगे, पास्ट में यहाँ पे जीसस का बर्थ हुआ, उससे पास्ट में तुम्हारा 560 में गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ, उससे पहले तुम्हारा पास्ट है और इसके आगे तुम्हारा फ्यूचर है, फ्यूचर हमारा अननोन है। The timeline also help us understand the order in which the historical event take place। तो अब मान लो कि कोई तुमको बोलेगा अरे आज से पहले राजा ये थे, अच्छा अशोका का राज था, वो भी पास्ट में मुगल का भी राज था, पास्ट में ब्रिटिश का भी राज था, पास्ट में तुम्हारा क्या बोलते हैं मे बी गुप्ता पीरियड का राज था, पास्ट में अलेक्जेंडर भी आया था। तो तुम बोले अच्छा सब पास्ट में था, तो कौन था पहले क्या था। तो अगर मैं टाइम लाइन बना दूंगा तो चीजें इजी हो जाएंगी तुम्हारे लिए। तो अगर मैंने टाइमलाइन बना दिया कि अच्छा 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 ये टाइमलाइन है, तो ये हम लोग हैं, आज से थोड़े साल पहले ये ब्रिटिश वाले थे, उससे पहले तुम्हारा मे बी मुगल्स का राज होगा, उससे पहले तुम्हारा कोई और किंग का राज होगा, उससे पहले जीसस क्राइस्ट होंगे, उनसे 200 कुछ साल पहले अशोका होंगे, उससे 400 मतलब 500 ईयर्स पहले बुद्धा होंगे। तो अब तुमको सारा टाइमलाइन, अच्छा हिस्ट्री का तुमको सीक्वेंस पता चल जाएगा कि क्या किसके पहले हुआ था। तो बहुत बार हो सकता है तुम जब नोट्स बनाना, तो अगर बहुत जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था या कोई म्यूटिनी कब हुई थी, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो उसको टाइमलाइन के फॉर्म में भी बना के लिख सकते हो, तो उससे याद करना इजी रहेगा। तो टाइमलाइन कोई भी इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट जिसमें डेट एसोसिएटेड है उसको टाइमलाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए इजी रह जाता है उनका ऑर्डर समझना। ऑर्डर मतलब कौन पहले हुए थे या कौन बाद में हुए थे। For example, even without looking at the date, you can see that the birth of Buddha occurs before the Christ। तो तुमको अगर डेट मैं छुपा भी दूं तो तुमको पता है कि अगर जीसस का बर्थडे यहां था और ये इस तरफ बुद्धा हुए थे, तो जीसस के बर्थ से पहले बुद्धा का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। डोंट मिस आउट along with the years and decades along। अब यहां पे आते हैं, अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम ईयर्स की बात कर रहे थे, फिर हम along with the ईयर्स मतलब एक साल क्या होता है 365 डेज का होता है। एंड डिकेड क्या होता है, इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अब हम वो टर्म समझेंगे जो कि ग्रुप ऑफ
ईयर्स को कहा जाता है। सो ईयर एक सिंपल ईयर है, एक तरह से यूनिट मान लो हिस्टोरिकल टाइमलाइन का। हर चीज को ईयर में रिप्रेजेंट किया जाता है, डेट या मंथ में नहीं। बुद्ध का जो जन्म होता है वो ईयर ही तुम बोलोगे, 560 बीसीई बोलोगे। जीसस का वन बोलोगे। कोई मार्च के महीने में 24 तारीख को, ऐसे जो मतलब मे बी उस रिलीजन का पार्ट होंगे वो एग्जैक्ट डेट वेट भी करते होंगे। बट इन जनरल जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हम ईयर को एज अ यूनिट मान के चलते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन का। तो ईयर तुम्हारा एक ईयर हो गया, जो कि हमें पता है 365 डेज का होता है। डिकेड क्या हो गया? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स के पीरियड को हम एक डिकेड मान के चल लेते हैं। तो आज से 4 डिकेड पहले, यानी आज से 40 ईयर्स पहले की बात चल रही है। वी ऑफन यूज अदर टर्म टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और हमेशा 5000 100 साल से पहले बार बार करने से पहले कुछ कुछ का टर्म बना दिया गया है, ताकि जस्ट इजी रहे रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है। टू ऑफ दीज आर क्वाइट कॉमनली यूज्ड when we are learning about history। इसमें दो काफी कॉमनली यूज होते हैं। पहला आता है सेंचुरी, जो कि सचिन के वजह से हम सबको पता है कि सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100। सो एनी पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। तो कोई भी पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। इन हिस्टोरिक स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 ईयर। तो हर 100 ईयर पे सेंचुरी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सीई। तो फर्स्ट सीई के बाद फर्स्ट सेंचुरी होगी, उसी तरह से अभी 21st सेंचुरी है। सीई विच रन्स फ्रॉम जो 21st सेंचुरी है वो 2001 से शुरू हुई और वो 2100 तक जाएगी। ठीक है। ये तुम्हारी 21st सेंचुरी है। तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। 10 सेंचुरीज बीसी आर कैलकुलेटेड बिगिनिंग फ्रॉम द ईयर 1 बीसी। तो जो बीसी सेंचुरी की शुरुआत है वो 1 बीसी से शुरू होता है, जो प्रीवियस सेंचुरी है 1 सेंचुरी बीसी हो गया। कीप गोइंग बैक, फॉर एग्जाम्पल द 3rd सेंचुरी बीसी जो होगा इंक्लूड्स ईयर 300 बीसी टू 201 बीसी, जो 3rd सेंचुरी बीसी होगा। अब आओ इसको ना सिंपल करके मैं समझा देता हूं तुम्हारे टाइमलाइन पर। तो अब सेंचुरी का कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सेंचुरी के कॉन्सेप्ट पे, ये भी बहुत इजी है, सेम सीबीसी वाला टर्म्स है। ये बस एक ईयर में ना होके 1000 ईयर में होता है। तो अगर तुम्हारा 1 सीई है, कॉमन एरा, तो 1 सीई से लेकर 100 सी तक ये तुम्हारा फर्स्ट सेंचुरी था। ठीक है। तो एक तरह से ये जो 00 हटा दो तो ये जो रिप्रेजेंट करता है जो एंड का, याद रखने के लिए, वो तुम्हारा सेंचुरी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 20 हटा दो, जो नंबर बना 1, तो ये एक तरह से फर्स्ट सेंचुरी है। फिर 101 से शुरू होके 2000 तक तुम्हारा 200 तक तुम्हारा ये तुम्हारा सेकेंड सेंचुरी था। ठीक है। अब उसी तरह से ये जिगजैग लाइन बना देते हैं हम। जिगजैग लाइन एक तरह से डॉट डॉट को सिंपलाइज करता है कि मतलब अब हम यहां पे ईयर को स्किप कर रहे हैं। तो जो तुम्हारा अब यहां 1 सेंचुरी से ये तुम्हारा 1801 से 1900 तक जो हुआ होगा, तो 20 हटा दो लास्ट वाले का, ये तुम्हारा 19th सेंचुरी है। ठीक है। तो सी वाले का सेंचुरी तुम एंड वाला जो भी राइट साइड में जो भी एंड डेट है उससे तुम इजिली नाम निकाल सकते हो, मतलब कौन सा सेंचुरी है। फिर उसी तरह से 1901 से लेकर जो तुम्हारा 2000 था, ये तुम्हारा 20th सेंचुरी था। अब यहां पे देखो एनसीईआरटी में लिखा था कि जो तुम्हारा 2001 से लेकर जो 2100 तक आएगा, यानी कि ये 2000 तक तो 20th सेंचुरी, अब 2001 से यानी यहीं से शुरू हो रहा है लेके 2100 तक ये हमारा 21st सेंचुरी है। तो हम लोग यहां पे कहीं 26 पे हैं। क्लियर हो गया? इधर सेंचुरी कैसे लिखते हैं? बीसी वाली सेंचुरी 1 बीसी से शुरू होगी, 1 बीसी से शुरू होगी। ठीक है। 1 बीसी से शुरू होगी और 100 बीसी तक ये तुम्हारी फर्स्ट सेंचुरी बीसीई है। ये सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेंचुरी सीई है।
ठीक है, इधर जो भी मैं लिखूंगा इसके बाद ये तुम्हारी BCE है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा कर्व हो रहा है, तुम्हें पता है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब यहां पे 101 से शुरू होगा, जैसे ये 1 से शुरू होता है, 101 से 200 तक ये तुम्हारी सेकेंड सेंचुरी BC होगी, और उसी तरह से 201 से लेकर 300 तक ये वाले इस डायरेक्शन में, ये वाले तो तुम्हारी, ये तुम्हारी एक तरह से थर्ड सेंचुरी BCE है। तो थर्ड सेंचुरी BCE इधर से, चूंकि टाइम तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए ऐसे लिख रहे हैं, तो इस वाले जो थर्ड सेंचुरी BC की शुरुआत 300 BC में हुई और वो 2000 यहां तक 201 BC तक चली थी। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा 300 BC से शुरू होके 201 BC तक आता है, वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, वो तुम्हारा थर्ड सेंचुरी था। सो बनाओ, टाइमलाइन पे बनाओ और चीजें नंबर लिखो, तो तुमको विद द टाइम इजी आ जाएगा। अभी तुम्हें एक कंफ्यूजन होगा कि अरे जो CE वाले ईयर होते हैं वो स्टार्ट छोटे नंबर से होते हैं, एंड बड़े नंबर से होते हैं, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। जो BC वाले सेंचुरी होगी वो स्टार्ट बड़े नंबर से होगी, जैसे 300, और एंड तुमको छोटे नंबर से होगा, लेकिन उसमें BC लगा रहेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली जाएगा तुम्हारे 1 तक। ठीक है, और इधर से जब जाएगा, यानी कि जितना बड़ा नंबर BC का वो उतना पुराना है, और जितना बड़ा नंबर तुम्हारा CE का वो उतना रीसेंट है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन बनाओ, इस पे अलग अलग सेंचुरी मार्क करो। जैसे ये हम जो सेंचुरी की बात कर रहे हैं, सेंचुरी लिखो, फर्स्ट सेंचुरी क्या होता है, खुद से नंबर लिखो, तो तुमको और ज्यादा इजी समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो ये जितना प्रैक्टिस कर लो, और ये एक बार का प्रैक्टिस है, एक बार समझ में आ गया, फिर जिंदगी भर आगे पूरी हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की पूरी हिस्ट्री में जब भी कोई किंग के बारे में पढ़ेंगे, जब भी कोई इवेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब भी कोई इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, बस यही पढ़ेंगे BCC BCC BCC। तो ये फर्स्ट सेंचुरी या सेकेंड सेंचुरी BC, तो ये जो फर्स्ट सेंचुरी BC, सेकेंड सेंचुरी BC मतलब क्या हुआ, 21st सेंचुरी क्या हुआ, 19th सेंचुरी क्या हुआ, 15th सेंचुरी कब से स्टार्ट होके कब तक खत्म हुआ, ये समझना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तुमको आएगा, जैसे बाबा रामदेव कहते हैं ना कि करने से होगा, योग की तरह है। जब तक तुम खुद से कॉपी पेन लेके ये एक बार ड्रॉ करोगे, जो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये खुद से ड्रॉ करो, खुद से लिखो, जहां भी कंफ्यूजन हो वीडियो देख लो, या NCERT में एग्जैक्टली लिखा है उसको देख लो, खुद से एक बार करो, चीजें परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी, फिर कभी लाइफ में BC और CE में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, सेंचुरी यानी एक ईयर, 10 का ईयर डिकेड हो गया, 100 साल का जो पीरियड है उसको सेंचुरी कहते हैं। उसी तरह से 1000 साल के पीरियड को एक मिलेनियम कहते हैं। एक मिलेनियम इज द पीरियड ऑफ 1000 ईयर। इन द हिस्ट्री स्पेसिफिक सेंचुरी आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट सी। अब अगेन ये सेम वही, जैसे जहां पे हमने जैसे इस वाले डायग्राम में हमने 2 जीरो दिया, अगर 3 जीरो लिख कर दो तो वो फिर मिलेनियम के बाद चलने लगेंगे। तो एक तरह से तुम्हारा जो फर्स्ट मिलेनियम है, वो जो फर्स्ट मिलेनियम जो BC है is also calculated beginning millennium. It is any period of 1000 year. In the history, specific centuries are counted. In history, specific centuries are counted every 1000 year from the year 1. ये सेंचुरी शायद गलत लिख दिया है, ये मिलेनियम होगा यहाँ पे NCERT में मिसप्रिंट है। तो इन हिस्ट्री स्पेसिफिक मिलेनियम आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर। सेंचुरीज क्या होते हैं, एवरी 100 ईयर्स होते हैं। तो मिलेनियम्स आर काउंटेड एवरी 1000 ईयर फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी CE। तो एक तरह से वी आर करेंटली इन द थर्ड मिलेनियम CE विच बिगेन इन 2001 CE and will go up to 3000 CE। So again देखो, ये सब मैं इतना डिटेल में इसलिए करता हूं ताकि तुम लोग को चीजें एकदम क्लियर हो जाए। तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, जीसस क्राइस्ट का बर्थडे 1 CE को हुआ, तो 1 CE से लेकर जो 1000 CE था ये तुम्हारा फर्स्ट मिलेनियम हो गया।
ये हम लोग बात कर रहे हैं मिलेनियम की। ठीक है, तो फर्स्ट से अब फिर 1001 से शुरू होके 2000 तक, जो 2000 था जब वो था तुम्हारा सेकेंड मिलेनियम था। और अब टेक्निकली हम लोग थर्ड मिलेनियम में है, 2001 से शुरू हुआ होगा और ये तुम्हारा 3000 तक चलेगा, ये तुम्हारा थर्ड मिलेनियम है। उसी तरह से जो बीसी वाले में बात में चलेंगे तो ये तुम्हारा 1 BCE से शुरू होके ये तुम्हारा 1000 BC तक, बीसीई तक ये तुम्हारा फर्स्ट मिलेनियम बीसीई होगा। ये सारा सीई वाले मिलेनियम है यहां से, और इस तरफ वाले मिलेनियम तुम्हारे बिफोर कॉमन एरा बीसीई वाले मिलेनियम है। फिर ये 1001 से शुरू होके यहां 2000 तक तुम ले जाओगे तो ये तुम्हारा सेकेंड मिलेनियम होगा। तो वही तुम्हारा ये कह रहा है कि जो तुम्हारा एज अ सेंचुरी मिलेनियम बीसीई इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। तो जो फर्स्ट बीसीई से लेकर बैकवर्ड जाओगे तो फर्स्ट मिलेनियम क्या था, फर्स्ट बीसीई से लेकर 1000 बीसीई तक जो तुम्हारा था वो तुम्हारा फर्स्ट मिलेनियम था। चीजें क्लियर है? मिलेनियम एक बार लिख लेना जरूर इसको, मजा भी आएगा। और ये वन टाइम अफेयर है, फ्यूचर में बस ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये एक बार कर लो, चीजें क्लियर होंगे। ठीक है, इन द टाइमलाइन गिवन ऑन पेज नंबर 62-63 कैन यू मार्क द बिगिनिंग ऑफ 8th मिलेनियम बीसीई। 8th मिलेनियम बीसीई कहां से शुरू होगा? अगर फर्स्ट मिलेनियम बीसीई 1 से शुरू होके तुम्हारा 1000 तक एंड किया था, तो और जो सेकेंड मिलेनियम तुम्हारा एंड कर रहा है 2000 में, ठीक है, 1001 से शुरू होकर सेकेंड मिलेनियम 2000 है, यानी कि जो एंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिलेनियम। तो तुम्हारा जो 8th मिलेनियम बीसी वो क्या होगा? वो 7001 से शुरू होकर 8000 तक जाएगा। तो पेज नंबर 62-63 में 4.3 में आओ देख लेते हैं, जस्ट ताकि तुम लोग को डिफिकल्टी ना हो। 4.3 फिगर क्या है? ये हमारा 4.3 फिगर है। तो 7000 यानी कि यहां से शुरू होगा यहां तक, ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड है ये तुम्हारा 8th मिलेनियम है, जो कि तुम्हारा, ठीक है, समझ के? तो इन इंग्लिश द प्लूरल ऑफ मिलेनियम इज मिलेनियम्स और मिलेनिया, दोनों चल जाता है। तो मिलेनियम का प्लूरल एस लगा दो, मिलेनियम्स भी लिख सकते हो, और मिलेनिया, तो अगर इसलिए बहुत बार तुम मिलेनिया कहीं सुनते हो तो मिलेनिया इज नथिंग बट मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इसे अब आते हैं लेट्स एक्सप्लोर। क्रिएट अ टाइमलाइन स्ट्रेच फ्रॉम द 1900 CE टू द करंट ईयर एंड प्लेस द डेट बर्थ ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट्स, सिबलिंग एंड योरसेल्फ। ऑल्सो मार्क द ईयर that the 20th century CE began and ended with। so ये तुम लोग खुद अपने कॉपी पेन लेके करो, फन एक्टिविटी है, इससे चीजें और क्लियर होंगे। 6 वाले स्टूडेंट तो पक्का कर लें, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है मजे के लिए करना है तो कर लो, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स जितना क्लियर रहेगा आगे की पढ़ाई उतनी आसान होगी तुम्हारी। बेसिक जितना डिफिकल्ट करोगे आगे की पढ़ाई फिर समझ में नहीं आएगी, फिर वापस से आके बेसिक्स पे पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे की चीजें छूट जाएगी, वो एक अंतहीन चक्रव्यूह बन जाएगा। तो बेसिक्स जिनका क्लियर रहेगा उनके लिए फ्यूचर की स्टडी इजी होती जाती है। जस्ट लाइक द क्लास, जिसने क्लास 6 अच्छे से पढ़ा क्लास 7 उसके लिए इजी होगा, जिसने क्लास 7 अच्छे से पढ़ा क्लास 8 इजी होगा, जिसने क्लास मान लो 5 ने जिसने ठीक से नहीं पढ़ा उसके लिए 6 डिफिकल्ट होगा, जिसने 9 ठीक से नहीं पढ़ा उसके लिए 10 डिफिकल्ट होगा। ठीक है, डोंट मिस आउट। डू यू नो दैट हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया। अब हमने ये तो पता चल गया कि हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा इंडियन कैलेंडर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडिया में हमारा ट्रेडिशनल कैलेंडर है, जो ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर है, जिससे हम सारे ऑस्पिशियस डेज, मुहूर्त या तुम्हारे वो सब क्या बोलते हैं, जो दिवाली किस दिन पड़ेगा, होली किस दिन पड़ेगा, वो हम कैलकुलेट करते हैं।
Do you know how calendars have been traditionally made in India? Many Indian calendars rely on the position of the sun and the moon to define the months and the year. तो इंडियन कैलेंडर सन और मून दोनों के पोजीशन पे डिपेंड करता है. जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो सिर्फ सन के इस पे जनरली करता है, उसका मून से कोई लेना देना नहीं होता है. जबकि इंडियन वाले जो कैलेंडर या जो भी रिलीजियस, इनफैक्ट मुस्लिम वाले कैलेंडर में भी सन मून दोनों को कंसिडर में किया जाता है. जो हिंदू वाले कैलेंडर उसमें सन मून तो पक्का है, मुस्लिम में सिर्फ शायद मून है या सन है, क्लियर नहीं है. बट अभी हम इंडिया वो वाले पंचांगा कैलेंडर की बात कर रहे हैं. तो इंडियन जो कैलेंडर है वो रिलाई ऑन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून, सन और मून दोनों के पोजीशन पे रिलाई करते हैं. इसलिए तुम लोग अमावस्या की रात या इस तरह की रात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन का पोजीशन तो इंपॉर्टेंट है ही कैलेंडर में, मून के पोजीशन से भी ऑस्पिशियस डे या किसी भी क्या बोलते हैं फेस्टिवल का डेट डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मून का भी मूवमेंट, मून का पोजीशन. मंथ ऑफ द ईयर. पंचांगा इज अ बुक ऑफ टेबल, एक तरह से पंचांगा कैलेंडर है, इसको कहते हैं बुक ऑफ टेबल भी कह सकते हो, विच लिस्ट द डे ऑफ ईच मंथ अलोंग विद द रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा. सो पंचांगा एक तरह से पब्लिश करते हैं जो भी विद्वान हैं इंडिया के हमारे, तो उसमें एक तरह से पूरे साल का टेबल दैट लिस्ट डेज ऑफ ईच मंथ, जो पूरे साल का बनता है टेबल, जिसमें महीने का हर डे मेंशन होता है और उन डे के रिलेटेड एस्ट्रोनॉमिकल डेटा, सन का पोजीशन क्या है, मून का पोजीशन क्या है, और इंडियन में तो हम लोग ग्रह नक्षत्र का पोजीशन, मतलब जो स्टार जो कॉन्स्टेलेशन है प्लस वो नक्षत्र हो गए, और ग्रह तुम्हारे जो कि तुम्हारे वो हैं प्लैनेट्स हैं, बृहस्पति मतलब मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, जो कि इसको हिंदी में बृहस्पति या शनि, इनका पोजीशन भी मेंशन होता है. और इन्हीं के पोजीशन के बेसिस पर जो पंडित जी लोग हैं वो लोग डिस्कस करते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा बेकार है. जब नहीं कहते हैं कि अरे यार आप में के इसमें तो शनि बैठा है उस दिन, सो कोई काम शुरू मत कीजिए, तो वो सारी चीजें. तो ये पंचांगा जो टेबल बनता है, इसमें सोचो हर जो कंपाइल होता है वो पूरे साल के लिए होता है, जिसमें साल के हर महीने का हर दिन मेंशन होता है और हर दिन का क्या एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है. तो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा में सन का पोजीशन उस टाइम क्या होगा, मून का पोजीशन क्या होगा, सारे प्लैनेट्स का पोजीशन क्या होगा, और नक्षत्र का मतलब मे बी स्टार्स का पोजीशन भी इंक्लूडेड होता है. फॉर इंस्टेंस इट प्रिसाइजली प्रिडिक्ट द इवेंट, लाइक अब चूंकि तुमको सबका पोजीशन पता है तो यू कैन इजिली प्रिडिक्ट लाइक इवेंट्स लाइक सोलर और लूनर इक्लिप्स कब होगा, क्योंकि तुमको पता है किस पोजीशन पर मून तुम्हारा सन के बीच में आ जाएगा, मतलब दोनों का पोजीशन सेम हो जाएगा, तुम प्रिडिक्ट कर दोगे कि उस टाइम तुम्हारा एक तरह से सोलर इक्लिप्स होगा. जब अर्थ आ जाएगा तुम्हारे सन और मून के बीच में, उस टाइम लूनर इक्लिप्स होगा. तो तुम इससे बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो सोलर और लूनर इक्लिप्स. टाइम फॉर द सनराइज और सनसेट, क्योंकि तुमको एग्जैक्टली पोजीशन पता है सन का, तो यू कैन इजीली प्रिडिक्ट अर्थ का पोजीशन कि कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा. पंचांगा स्टिल वाइडली यूज्ड इन इंडिया, ऑफन गिव वेदर प्रिडिक्शन, और बहुत बार इसको यूज करके वेदर को प्रिडिक्ट किया जा सकता है फॉर द होल ईयर. मतलब एटलीस्ट बारिश तो प्रिडिक्ट ना कर पाओ, बट सन के पोजीशन से तुम ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब ठंडा पड़ेगा, कब गर्मी पड़ेगी, या दूसरी चीजें. ऑब्वियसली सन के पोजीशन पे ही डिपेंड करता है वेदर. सो ऑफन गिवन द वेदर प्रिडिक्शन फॉर द ईयर, क्योंकि तुमको ऑलरेडी पूरे टेबल में तुमको सन का, मून का, सबका एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है फॉर द ईयर, डेट एंड टाइमिंग ऑफ द फेस्टिवल एंड मोर. तो ये तुमको ऑफन प्रिडिक्ट वेदर प्रिडिक्शन में काम आता है. डेट एंड टाइमिंग ऑफ फेस्टिवल, जैसे होली, दिवाली, या मे बी कुछ भी दुर्गा पूजा, ये जो भी हमारे हिंदू फेस्टिवल है उनका टाइम क्या होगा, मतलब पूजा का एग्जैक्ट मुहूर्त क्या है, बेस्ट मुहूर्त क्या होता है, वो सारा इसी कैलेंडर को रेफर करके किया जाता है. उसी तरह से शादी जब होती है तो अच्छा इस डेट को शादी रखो, इस डेट पे ग्रह अच्छे हैं, इस डेट पे भी इस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जैक्ट एस्ट्रोनॉमिकल डेटा के इस पर वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा सबसे ऑस्पिशियस मुहूर्त है शादी का. तो ये है, तो सोचो कितनी एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज है हमारे इंडिया का. तो इसलिए ये वाली न्यू एनसीईआरटी बुक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो मॉडर्न नॉलेज को तो पढ़ाता ही पढ़ाता है, प्लस
पास्ट के नॉलेज को भी इंक्लूड करता है और उसको उनका जो उनको रिस्पेक्ट और इंट्रोड्यूस करता है, मतलब उसको भी पास्ट और प्रेजेंट दोनों के नॉलेज को अच्छे तरीके से कंबाइन करके हम लोग को ये सिखाता है। सो अभी की क्लास में बस इतना ही पढ़ते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया इस बुक का कि टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, तो टाइमलाइन हमें क्लियर है कि कैसे कैसे टाइमलाइन होता है, बीसी क्या है, सी क्या अब हमें क्लियर है, डिकेड्स क्या होते हैं, मिलेनियम क्या होते हैं, सेंचुरीज क्या होते हैं वो क्लियर है, फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी या फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी बीसी कैसे होता है वो क्लियर है, कैलेंडर्स क्या होते हैं, कौन सा कैलेंडर ग्रेगोरियन हम यूनिवर्सली फॉलो करते हैं, कौन सा कैलेंडर जैसे पंचांगा हमारा ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर है वो उसके बारे में भी हमने जान लिया। तो टाइमलाइन मतलब क्लियर हो गया। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एस्पिरेंट्स। जय हिंद।